हेलो बच्चों, कैसे हो तुम सब। यार देखो क्या है कि किसी ने मुझसे कहा था कि सर हिस्ट्री पढ़ने में बड़ा टेंशन होता है, बड़ा प्रॉब्लम होता है, समझ नहीं आता सर क्या करें सर। बच्चे देखो क्या है कि इतिहास ना बहुत लंबा है और लंबी चीजों को अगर एक साथ पढ़ा जाए तो कहीं ना कहीं मजा भी नहीं आता। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें बच्चे रिमेम्बरिंग की तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पाता, राइट। तो ये दोनों ही फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं हिस्ट्री पढ़ने की। तो हमेशा मेरा एक जबरदस्त वाला सजेशन है कि बच्चों हमेशा हिस्ट्री को तोड़ के पढ़ो, जोड़ के पढ़ो, मरोड़ के पढ़ो। यानी कि कुल मिलाकर के मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों पढ़ाई लंबी नहीं मजेदार होनी चाहिए, है कि नहीं। चले। और देखो बच्चे बहुत सिंपल सा तरीका है, सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई। सर ने आपको बताया कि भैया ऐसा राइम बना करके डेट याद कर लो, पॉइंटर्स में ब्रेक करके चीजें याद कर लो। तो बच्चे हिस्ट्री को पढ़ने का तरीका बहुत सिंपल है, पार्ट बाय पार्ट पढ़िए और रोज रोज पढ़िए। ठीक है, मतलब आप वन गो में बच्चे चीजें पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ में आएंगे और इनफैक्ट आपके लिए याद करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। बट वन गो की जगह अगर आप उसी को ब्रेक करके पढ़ोगे, आसान से पढ़ोगे, मजेदार तरीके से पढ़ोगे तो बच्चे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए। तो आज आपके हिस्ट्री से, आपके इतिहास के पन्नों से आता हुआ टॉपिक है 18th सेंचुरी के पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, राइट। कहने का मतलब यह है अगर आप 18वीं शताब्दी की बात करें तो ये वो जमाना था, ये वो टाइम था जब 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल एम्पायर था बच्चे वो टूटना शुरू हो गया, राइट। मतलब मान के चलिए कि जो आखिरी उम्मीद थे मुगल एम्पायर की वो थे आपके औरंगजेब, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही मजबूत रूलर थे और अपनी पॉलिसी, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो औरंगजेब के टाइम पे मुगल एम्पायर ने, आप कह सकते हैं, काफी बढ़ चढ़ के तरक्की की इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज के एक्सपेंशन करने के मामले में। ठीक है, और साथ ही साथ पावर के मामले में। लेकिन औरंगजेब की जब डेथ होती है 1707 में, 1707 में, उसके बाद से मुगल एम्पायर जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर सा जाता है। ठीक है, तो एकदम टूट जाता है, एकदम ब्रेकअप हो जाता है। उसके बाद जितने भी मुगल्स आए उनको हम कहते हैं लेटर मुगल्स। ठीक है, अब इस कहानी में एक चीज और मजेदार है बच्चे, अगर आप देखिए कि जो मुगल थे उनका एम्पायर बहुत बड़ा था। ठीक है, अब इतना बड़ा राज एक अकेला मुगल एम्पायर तो एम्पायर चला नहीं सकता। तो उसने क्या किया था, जिन राज्यों पे कब्जा कर रखा था, ठीक है, यानी जिन स्टेट्स पे उन्होंने अपना कब्जा किया हुआ था, वहां पे अपने उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव्स अपॉइंट किए हुए थे। ठीक है, आप उनको नोबल्स भी कह सकते हैं। और उन नोबल्स को जमीनें दे रखी थी, उस पर्टिकुलर एरिया का इंचार्ज बना रखा था। और साथ ही साथ उन नोबल्स को जो सर्विस है वो मुगल एम्परर को देनी पड़ती थी। तो जब मुगल एम्परर को जरूरत पड़ेगी, चाहे वो आर्मी की बात हो, चाहे रेवेन्यू की बात हो, तो उन लोगों को सर्विसेज देनी पड़ेगी भाई हमारे मुगल एम्परर्स को। ठीक है, अब औरंगजेब के टाइम तक इन सब लोगों पे कस के, एकदम शिकंजा कस के रखता था भाई मुगल एम्परर, यानी मुगल बादशाह। ठीक है, लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद आप ये कह सकते हो कि जो ये नोबल्स थे या जो इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है, अलग अलग जगहों के, इनके पास कहीं ना कहीं पावर ज्यादा आ गई। अब पावर ज्यादा इसलिए आई क्योंकि जो आने वाले मुगल सम्राट थे, आने वाले जो मुगल बादशाह थे, वो बिल्कुल बेकार थे, यानी किसी काम के नहीं थे। वो एकदम स्ट्रांग नहीं थे, औरंगजेब जैसे, उससे पहले आने वाले राजाओं जैसे मजबूत नहीं थे, पावरफुल नहीं थे। और इसका फायदा उठाते हैं इनके ये नोबल्स, और धीरे धीरे करके मुगल एम्पायर टूटना स्टार्ट हो जाता है अलग अलग हिस्सों में। अब मजे की बात यह है कि अगर आप 18th सेंचुरी की बात करें तो इस लड़ाई में, झगड़े में, इस मैसअप में कुछ और लोगों की एंट्री होती है जो कि इंडिया से नहीं थे। और वो लोग थे आपकी यूरोपियन पावर्स, जैसे पुर्तगाली, पुर्तगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच। अब ये पावर्स जो थे अपने आप में उस जमाने में क्या थे भाई, एडवांस थे, टेक्निकली एडवांस थे, यानी इनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेहतर थी। और इनमें सबसे चालाक थे आपके इंग्लिश पीपल, राइट। सबसे ज्यादा चालाक थे आपके इंग्लिश, यानी कि ब्रिटिशर्स। इन्होंने क्या किया, पहले तो लोकल रूलर्स के साथ दोस्ती बनाई और दोस्ती बना बना करके धीरे धीरे करके उन्हीं के ऊपर अपना अधिकार जमाना स्टार्ट कर दिया। तो इसीलिए भाई जितने यूरोपियन पावर्स आए उसमें सबसे सक्सेसफुल कौन हुआ, ब्रिटिश हुए। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 17th और 18th सेंचुरी के अंदर भाई बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, यानी भारत के इतिहास में, भारत की राजनीति में आपको अलग अलग तरीके के स्टेट्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ी सुपर पावर आई शिवाजी के अंडर में, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, बिकॉज ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, राइट। तो उनका नाम भैया बिल्कुल पूर्ण रिस्पेक्ट से लेना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कर्तव्य भी है, क्योंकि भाई हमारे देश के वीर सपूत हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अंडर की लीडरशिप में, एकदम स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में, जो मराठास थे उन्होंने मुगलों की नींव को हिला के रख दिया था। और बहुत जल्दी अगर बच्चे उनको और लोगों का भी साथ मिलता जाता है यूनाइटेड फॉर्म में, तो शायद
भारत में ना ब्रिटिश स्टैब्लिश होते ना ही उनका एम्पायर स्टैब्लिश होता। तो मराठास अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स थे, राइट। तो मराठास के साथ साथ हमें एक और स्ट्रॉन्ग फोर्स देखने को मिलती है, दैट इज सिख। ठीक है, सिख समाज। सिख समाज के अंदर भी बहुत सारे जबरदस्त राजा हुए, जैसे महाराजा रंजीत सिंह। तो जब तक रंजीत सिंह पंजाब में रूल करते थे, अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि पंजाब को छीन लें। जब महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हुई, तब जाकर के अंग्रेज कहीं पंजाब पे कब्जा कर पाए। तो बच्चे इस तरीके के बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द टॉपिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं भैया मुगल एम्पायर के इस मैप से, यानी कि किस जमाने में, जो अगर हम बात करें बैक इन 1700s, भारत का जो नक्शा था वो किस प्रकार से दिखता था। बच्चे उस टाइम एक चीज नोटिसेबल ये है कि जो इंडिया था, ठीक है, इंडिया लाइक कह लीजिए आप, बेटर वर्ड होगा कहने के लिए भारतवर्ष, ठीक है। तुम्हारा जो भारत था, हिंदुस्तान था, वो एक जोग्राफिकल, एक आप कह सकते हैं जोग्राफिकल पीस ऑफ लैंड था, जिसमें अलग अलग लोग रूल कर रहे थे। एज अ वन कंट्री वन नेशन वाला जो फीलिंग है ना, वो अभी भी जनरेट नहीं हो पाया था, क्योंकि लोगों के अंदर जो यूनिटी थी वो उनके राजाओं को लेकर के थी, ना कि एक कॉमन देश को लेकर के। तो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जानने वाली बच्चों। चलिए, तो अगर हम बात करें मुगल एम्पायर के, दिस इज द मुगल एम्पायर बाउंड्री। सेवनटीन हंड्रेड्स में अगर हम मुगल एम्पायर की बाउंड्री की बात करें बच्चों, तो बहुत सिंपल है। आप देखिए इस तरीके से कैसे अपने को देखने को मिलता है। अल यूज डार्कर कलर है ताकि आपको आराम से दिखे। तो बच्चे पानीपत, लाहौर, ये वाला रीजन जो है 1700s में अगर हम बात करें तो ये सिखों के पास आ चुका था। दिस इज वेयर द सिख्स वर प्रेवलेंट। इसके अलावा ये जो आपका रीजन दिख रहा है बच्चे, ये जो आपको डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं ना, ये जो डॉटेड लाइंस है, तो बेसिकली ये पूरा रीजन आप कह सकते हैं दैट वाज कवर्ड बाय योर मुगल एम्परर्स, ठीक है। 1707 में डेथ होती है आपके औरंगजेब की, याद रखिएगा इस चीज को। 1707 में औरंगजेब की होती है डेथ। औरंगजेब डाइड, ठीक है। तो बच्चे यहां पे जो मुगल एम्परर है, जो मुगल एम्पायर है या मुगल साम्राज्य है, उसकी एक पेक्युलरिटी है, उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई यहां पे बादशाह एक था, यानी इस पूरे साम्राज्य का, किंगडम का जो मेन लीडर था वो एक था, लेकिन वो अकेले ही दम पे पूरा एम्पायर रूल नहीं करता था। उसके रूल में हेल्प करते थे उसके मिनिस्टर्स, उसके नोबल्स और अलग अलग लोग जिनको उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था अपने अलग अलग एम्पायर के जगहों पे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ अगर हम बात करें बच्चों कि ब्रिटिशर्स के अंदर कौन कौन सी टेरिटरी थी, तो आप ये जो ऑरेंज कलर का पार्ट देख रहे हो ना, लेट मी सर्कल दिस पार्ट। तो बच्चे ये वो टेरिटरीज थी जो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने जीतना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। खासकर अगर मैं बैटल ऑफ प्लासी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बैटल ऑफ प्लासी की बात करूं, (1757), तो बच्चे एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल है। डिसाइसिव बैटल इसलिए है क्योंकि इसने ब्रिटिशर्स का आप कह सकते हो लोहा मनवा दिया था भारत के अंदर। अब इसमें मजे की बात यह है कि जो नवाब थे उस टाइम पे बंगाल के, सिराजुद्दौला, तो सिराजुद्दौला को तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, है ना। और वो मैदान में हारे भी वहां जहां अपनों का साथ कम था। तो कुल मिलाकर के उनके खुद ही के जो कमांडर्स थे, खुद ही के जो लोग थे, उन्हीं ने उनको धोखा दे दिया भाई। अदरवाइज सिराजुद्दौला काफी स्ट्रांग थे, काफी स्ट्रांग नवाब थे भाई बंगाल के, तो वो नहीं हारते। लेकिन अपने लोगों ने ही उनको धोखा दे दिया, जिसके चलते भाई वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हार गए, ठीक है। तो ब्रिटिशर जानते थे कि भैया बहुत सारे लोग लालची हैं, हर एक को गद्दी का लालच है, सीट का लालच है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि भैया तुम हमारे साथ मिल जाओ, ठीक है, हम नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके तुमको नवाब बना देंगे, ठीक है। अब मजे की बात यह है कि भैया लोग मान भी गए, लेकिन ये नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स के इंटेंशन ही कुछ और है। ब्रिटिशर्स तो ऐसा इंसान चाहते हैं बंगाल में जो उनको फुल फ्रीडम दे, जो भी चंद मन में आए उनके करने का। बिकॉज बंगाल एक ऐसा रीजन था जो उसके ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी, ठीक है, यानी जहां पे व्यापार के जो अवसर थे वो बहुत ज्यादा थे। और बंगाल में जब तक सिराजुद्दौला थे बच्चों, तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स पे करना पड़ रहा था, जो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। और ये बिल्कुल चाहती थी कि अगर बंगाल का क्षेत्र, बंगाल का रीजन इसके कब्जे में आ जाए तो बिना टैक्स दिए फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम ट्रेडिंग कर सकती है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकती है और अपना अपना बढ़िया कह सकते हो अपने खजाने को भर सकती है, ठीक है। तो बहुत जरूरी था उसके लिए नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल से बाहर करना,
राइट। और उसके बाद धीरे धीरे करके भाई ये लोग आगे बढ़े, फिर हैदराबाद कब्जा किया, हैदराबाद के बाद फिर आगे बढ़ते गए। तो इस तरीके से धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपने पैर पसारने स्टार्ट कर दिए थे। तो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत ही डिसाइसिव बैटल माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन इन इंडिया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ मुगल empire started facing a variety of crises towards the closing years of 17th century caused by a number of factors। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स थे? फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। फैक्टर्स फॉर डिक्लाइन, पहली बात जो हमारे औरंगजेब थे उन्होंने मिलिट्री और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को काफी ज्यादा उड़ा दिया था, काफी खर्च कर दिया था। ठीक है, बाय फाइटिंग लॉन्ग वॉर्स, बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी इन्होंने डेक्कन में। औरंगजेब एग्जॉस्टेड मिलिट्री एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज by fighting long wars in Deccan, है ना। चलिए, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, औरंगजेब ने आप मान लीजिए कि बहुत सारा खजाना, शाही खजाना खाली कर डाला है ना, मिलिट्री रिसोर्सेज को, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एकदम खाली कर दिया। उसका रीजन क्या था कि बहुत सारी लड़ाइयां जो थी भाई इन्होंने लड़ी थी कहां पे? भारत के डेक्कन एरिया में। डेक्कन एरिया में बच्चे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग किंगडम थे, तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, उन पे कब्जा करने के लिए बहुत सारा जो आपका मिलिट्री रिसोर्स था, फाइनेंशियल रिसोर्स था, वो ऑलरेडी औरंगजेब ने खाली कर दिया था। नाउ अंडर हिज सक्सेसर्स द एफिशिएंसी ऑफ इंपीरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। नोबल्स जिनको इन्होंने गवर्नर्स अपॉइंट किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीक सक्सेसर्स, वीक सक्सेसर्स। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे इंडिपेंडेंस ऑफ नोबल्स। ठीक है, तो जो नोबल्स थे, जो पहले गवर्नर्स थे, जिनको अपॉइंट किया गया था कि आप बादशाह के कहने पे काम करेंगे, अभी उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया, घोषित करना स्टार्ट कर दिया। तो जब उन्होंने देखा कि भैया औरंगजेब ऑलरेडी नहीं रहा है, तो अब उनको लग गया कि यार खुला छूट मिल चुका है हमें। जैसे आप क्लासरूम के अंदर अगर टीचर चला जाए तो आप लोग क्या करते हो? हल्ला करते हो ना। आपको लगता है अरे वाह टीचर तो है नहीं, जब तक दूसरा टीचर आएगा तब तक जम के हल्ला करते हैं, मजे करते हैं, है कि नहीं? बहुत नॉर्मल है। सेम केस बच्चों यहां पे भी है, राइट। इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नर्स, जिनको आप सूबेदार्स कहते थे, ठीक है, जिनको आप सूबेदार्स कहते थे, आप बेहतर कह सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ नोबल्स, जिनको एज गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये जो गवर्नर थे दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग द रेवेन्यू एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो इन्होंने क्या किया? मिलिट्री और रेवेन्यू डिपार्टमेंट पे अपना कब्जा जमाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड कंट्रोलिंग मिलिट्री एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट, है ना। चलिए, तो भाई जो आपका रेवेन्यू था इसको हम दीवानी कहते थे, और जो आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट था इसको हम कहते थे फौजदारी। ठीक है, तो आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसको आप कहते थे दीवानी, और जो आपका मिलिट्री डिपार्टमेंट था उसको हम कहते थे फौजदारी। तो ये सारा का सारा बच्चे अभी जो हमारे नोबल्स थे, है ना, जिनको गवर्नर्स अपॉइंट किया हुआ था मुगल बादशाह ने, उन्होंने अपने मन से इसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया बिना किसी से पूछे जाचे। सिंपल है, उनको लगा कि भैया बादशाह तो आ नहीं पा रहा, बाकी जितने भी आने वाले जो कह सकते हैं आप मुगल रूलर्स हैं वो सारे बेकार हैं, किसी काम के नहीं, किसी मतलब किसी काम के ना काज के, ढाई मना नाच के वाले हैं। ठीक है, तो मस्त अपने को मिल गई है एकदम फुलटू वाली फ्रीडम, तो इस फ्रीडम का करते हैं एकदम जबरदस्त इस्तेमाल और कर देते हैं खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर, राइट। तो बच्चे इस तरीके से ब्रिटिश भी आ गए थे, और इस तरीके से आपका मुगल एम्पायर जो है कहीं ना कहीं टूटना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एक चीज और अपने को करनी है, क्राइसिस। ठीक है, तो अपन क्राइसिस कर लेते हैं। चलो लेट्स वन फर्दर, आगे बात करते हैं। सो जो पेजेंट से
एंड जमींदार थे, बहुत सारे एरियाज में उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, रेबेलियन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। सो पेजेंट्स एंड जमींदारी रेबेलियंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया एडेड टू द प्रॉब्लम्स, है ना। कहते हैं ना कि गरीबी में आटा गीला होना, तो अभी इतना प्रॉब्लम चल ही रहा है। उसके अलावा बहुत सारी जगह किसानों ने और जमींदारों ने आंदोलन छेड़ दिया मुगल एम्पायर के अगेंस्ट। पेजेंट्स एंड जमींदारी रेबेलियन, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नाउ these revolts were caused by pressures of mounting taxes. क्यों revolts हुए थे? Because of the increasing taxes. Reason is increasing taxation. ठीक। Next important point बच्चों, जो मुगल अथॉरिटी थी that had been challenged by rebellions in the groups in the past as well. Very very simple. भाई मुगलों को पहले भी लोगों ने विद्रोह किया है मुगलों के अगेंस्ट। Now जो मुगल्स थे आफ्टर औरंगजेब, दे वर अनेबल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल शिफ्टिंग ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चीफ्स एंड अदर ग्रुप्स। कुल मिला के कहने की बात यह है बच्चों कि जो आने वाले मुगल्स थे उनके पास इतनी ताकत बची ही नहीं, ठीक है। कुल मिला के इतना वीक मुगल्स थे, उनका एफिशिएंसी नहीं थी उनके अंदर कि वो ये इंडिपेंडेंस, जो मुगल के जो गवर्नर्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर रहे हैं या लड़ाइयां कर रहे हैं, इसको कंट्रोल कर सकें, राइट। सो दैट वाज द बिगेस्ट रीजन। Later Mughals inefficient, in controlling rebellions या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ गवर्नर्स, नोबल्स और गवर्नर्स, ठीक है। तो एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई। नाउ इसके अलावा बच्चों और क्या रीजन थे? नादिर शाह एक बहुत बड़ा रीजन। नादिर शाह ने जब दिल्ली पर अटैक किया, जब हमला किया भारत पे, लुटेरा था भाई नादिर शाह, सिंपल शब्दों में कहा जाए लुटेरा, ठीक है। राजा से, राजा हम नहीं कहते, राजा उसको आप कहते हो जिसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। इतिहास के अंदर नादिर शाह को इन्वेडर माना गया है, ठीक है। ऐसा इंसान जो आया, लूटा और चला गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। सो नादिर शाह ने दिल्ली को बुरी तरीके से लूटा था 1739 में, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, (1739 AD), ठीक है। तो भाई हमारे जो नादिर शाह थे, ही प्लंडर्ड दिल्ली, बुरी तरीके से उन्होंने लूटा, और लूटने के बाद बच्चे बहुत सारा पैसा, जवारात, हीरे जवारात लेके अपने साथ चला गया। नाउ दिस इन्वेजन वाज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ रिवॉल्ट, सीरीज ऑफ रेड्स बाय अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो दो चीजें आती हैं यहाँ पे, इन्वेजन बाय नादिर शाह और दूसरा है इन्वेजन बाय अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली, राइट, invaded North India 5 times between 1748 and 1761. Plundered Delhi. ठीक है। तो कुल मिला के बात बच्चों बहुत सिंपल है कि भाई हमारे दो इन्वेडर्स आते हैं जो बिल्कुल मुगल्स की एकदम बैंड बजा के रख देते हैं, हिला के रख देते हैं। एक तो हमारे नादिर शाह थे, ठीक है, पर्शियन रूलर थे आप कह सकते हैं, एंड ही केम टू दिल्ली बैक इन 1739 AD, और इन्होंने आके जो लूटपाट मचाई भाई, ओपी लेवल की लूटपाट मचाई है, ठीक है। एंड इसके अलावा हमारे पास एक और अफगान के रूलर है, इनका नाम है अहमद शाह अब्दाली। तो इन्होंने भी एकदम जबरदस्त तरीके से भाई नॉर्थ इंडिया को 5 बार रेड किया था 48 से 61 के बीच में। इनका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे राज जमाना नहीं था, इनका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल था, भारत से वेल्थ लूटिए, है ना, मुगलों को लूटिए, लूट करके वापस चले जाइए, सिंपल, ठीक है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में, जहां पे मराठास लूज आउट करते हैं बच्चे,
और वहीं से मराठा पावर का जो है मेजर डिक्लाइन शुरू होता है। तो ये एक डिसाइसिव फैक्टर था भारत की पॉलिटिक्स के अंदर, राइट। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे अलग अलग नोबल्स थे, गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया जो हमारे वीक मुगल्स थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। दूसरा हमने सुना कि जमींदारों ने और फार्मर्स ने बहुत ज्यादा टैक्स बढ़ाने के चलते जो था मुगलों के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया, लड़ाइयां शुरू कर दी, तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ गई। और जो बचा कुचा था वो भैया हमारे नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने आके पूरा कर दिया। यानी नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया और मुगलों को फाइनेंशियली बिल्कुल ड्रेन आउट करना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले औरंगजेब ने ऑलरेडी बहुत सारे पैसे उड़ा दिए थे फाइनेंशियल टर्म्स में, मिलिट्री रिसोर्सेज के टर्म्स में। कहां पे? डेक्कन भारत में, यानी दक्षिण भारत के अंदर जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वहां पे कब्जा जमाने के चक्कर में, वहां पे लड़ाइयां करने के चक्कर में बहुत सारा मिलिट्री और आपका फाइनेंशियल रिसोर्स को औरंगजेब ऑलरेडी वेस्ट कर चुके थे, राइट। सो दैट इज व्हाई भाई हमारा जो मुगल है ना वो धीरे 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 करके बिल्कुल मुगल एम्पायर जो है बिल्कुल आप कह सकते हैं अपरूट होना स्टार्ट हो गया, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एकदम बिखरना स्टार्ट हो गया, टूटना स्टार्ट हो गया, राइट। नाउ मुगल एम्पायर वॉज फर्दर वीकेंड बाय कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ नोबल्स। अब दिक्कत यह है कि जो नोबिलिटी पहले मिलजुल करके मुगल बादशाह के साथ काम करती थी, स्ट्रांग रखती थी मुगल एम्पायर को, अभी उस नोबिलिटी में भी आपस में लड़ाई है पावर के लिए, ठीक है। वो नोबिलिटी भी आपस में लड़ रही है यार, शक्ति के लिए, पावर के लिए, किसको कितना मिलेगा, ठीक है। हर एक को चाहिए पावर, बोले तो ओपी लेवल का पावर चाहिए, पॉलिटिकल पावर चाहिए, और इस पावर के लिए लोग बावले हो जा रहे, पागल हो जा रहे, ठीक है। तो इसके चलते दो अलग अलग ग्रुप्स बन गए यहाँ पे नोबल्स के। तो नोबल्स यानी आज के टाइम के मंत्री या समझ लीजिए आप, आज के जमाने के जो मंत्री लोग होते हैं ना, तो बड़े बड़े पद पे बैठे रहते हैं, ऐसे ही उस जमाने में नोबल्स हुआ करते थे, ठीक है। तो नोबल्स के भी जो थे अभी दो ग्रुप्स क्रिएट हो गए। कौन कौन से ग्रुप्स क्रिएट हो गए बच्चों? एक ग्रुप था आपका ईरानी नोबल और दूसरा था आपका तुरानी नोबल, ठीक है। तुरानी मतलब जिनका ओरिजिन जो है वो तुर्की का है, टर्किश डिसेंट है, ठीक है, मतलब जिनके फोर फादर्स वगैरह तुर्की के हैं। तो दो तरीके के ग्रुप्स बन गए यहाँ पे नोबल्स के। दो ग्रुप्स है, कौन कौन से बच्चे? ईरानी एंड तुरानी। ईरानीज एंड तुरानीज, ठीक है। चलिए, अब मजे की बात तो यह है कि बच्चे हद तो तब हो गई है ना, ये हद से तो तब गुजर गए जब फारूक सियार जो कि एक मुगल एम्परर थे और आलमगीर सेकेंड लेटर मुगल एम्परर ने बच्चे इनको मार दिया। मतलब नोबल्स ने मरवा दिया इनको। आप सोचो, मुगल बादशाह को ही मरवा दिया। पहले इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि मुगल बादशाह को इधर हाथ भी लगा के दिखे। अभी फारूक सियार को और आलमगीर को इन्होंने असासिनेट करवा दिया, मरवा दिया। एंड बाकी दो अदर और बादशाह थे, अहमद शाह और शाह आलम सेकेंड, इनको अंधा कर दिया था। तो आप सोच सकते हो भाई कि नोबल्स कितने पावरफुल हो चुके थे कि पहली बात तो दो मुगल बादशाहों को इन्होंने मरवा दिया, असासिनेट करवा दिया, और दो मुगल बादशाहों को इन्होंने अंधा कर दिया, ब्लाइंड कर दिया, राइट, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड में तो पट्टी बांधना होता है, बट इन्होंने पूरा ही ब्लाइंड कर दिया। इनका पट्टी बांध के क्या ही खेलोगे, आंखें ही निकाल लेते हैं, है ना। आंखें निकाल के कंटे कंचे खेलता हूं मैं ना। मैं क्राइम मास्टर गोगो नाम है मेरा, गोगो। तो भैया क्राइम मास्टर गोगो जो है इनसे इंस्पायर है, ये उससे इंस्पायर है, ये तो हिस्ट्री नहीं बता पाई, लेकिन ये बात बहुत श्योर है कि जो नोबल्स थे, जो मंत्री थे इनके, इन्होंने अपनी पावर को मजबूत करने के लिए भैया मुगल बादशाहों को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया था। और जो मुगल बादशाह इनकी बात नहीं मानता उसका हाल कुछ ऐसा होता था, ठीक है। तो अपने आप में कहीं ना कहीं बच्चे आप एक बहुत बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। चलिए, आपके खूबसूरत बच्चे आपकी बुक से आता हुआ एक एक्सर्प्ट है। नादिर शाह कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। इनकी एक पेंटिंग मिली हुई है। तो डेवास्टेशन ऑफ दिल्ली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वाज डिस्क्राइब्ड बाय कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर्स, ठीक है। एक डिस्क्राइब करते हैं, तो मतलब जो उस टाइम उस जमाने के जो आपके हिस्टोरियंस वगैरह थे वो बताते हैं कि दिल्ली किस तरीके का लग रहा था जब नादिर शाह दिल्ली को लूट के गए, ठीक है। 60 लाख रुपीस, 60 लाख रुपए उस जमाने के हिसाब से बहुत ज्यादा हो गए भाई, ठीक है। सम 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 गोल्ड कॉइन्स, लिखते रहो, लिखो, लूट का माल लिख लो, लूट का माल लिस्ट बना रहे हैं सबकी। नियरली एंड 1 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर, 1 करोड़ की वैल्यू का गोल्ड का सामान, बहुत बढ़िया। तो 1 CR वर्थ का गोल्ड वेयर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें, नेक्स्ट 50 करोड़, 50 CR वर्थ की ज्वेलरी, राइट, 50 CR वर्थ की ज्वेलरी। व्हाट एल्स?
50 CR वर्थ का जूल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ देम अनराइवल्ड इन द वर्ल्ड, मतलब इतना ज्यादा आप कह सकते हो खूबसूरत ज्वेलरीज, और द फेमस पीकॉक थ्रोन। फेमस पीकॉक थ्रोन। तो बच्चे ये था लूट का सामान। कैन यू इमेजिन बच्चों, आप सोच सकते हो मतलब कितना लूट के ले गए थे भाई, इतना ज्यादा, मतलब इतना किसी के पास आ जाए तो लाइफ छोड़ो, वो उसको छोड़ो, उसके आने वाले पता नहीं कितने जनरेशन को काम करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 60 लाख रुपए कैश थे, ठीक है, 60 लाख रुपीज के आसपास का इनका, मतलब मान लो 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1 करोड़ के वैल्यू का गोल्ड का सामान, 50 करोड़ की वैल्यू के हीरे जवाहरात, ज्वेल्स जो होते हैं आपके 50 करोड़ की वैल्यू के हीरे जवाहरात, और एक पीकॉक थ्रोन जो कि बहुत फेमस था, मतलब सीट थी, थ्रोन था जिसपे राजा बैठता है, पीछे पीकॉक का बहुत सुंदर थ्रोन था, ठीक है, पीकॉक्स बने हुए थे, डायमंड्स जड़े हुए थे उसमें। ये सारा का सारा भैया ये लूट के ले गए थे। कैन यू इमेजिन। नाउ अनदर अकाउंट डिस्क्राइब इन्वेशंस इंपैक्ट अपॉन दिल्ली। अब दिल्ली का क्या हाल हुआ था वो भी देखते हैं एक बार, है ना। So who had been masters were now in dire straits, and those who had been revered couldn't even get water to quench their thirst। मतलब आप मान के चलो, जो एक जमाने में जो कहीं ना कहीं मालिक हुआ करते थे, अभी मालिक से भिखारी बनने की हालत आ गई, पीने का पानी तक नहीं बचा है। कहने का मतलब है ना खाने को है ना पीने को है। The recluses were pulled out of their corners, wealthy were turned into beggars, those who once set the style in clothes now went naked, and those who owned property were now homeless. The new city, that is Shahjahanabad, was turned to rubble. Nadir Shah then attacked the old quarters of the city and destroyed a whole world that existed there। मतलब अब मान के चलिए दिल्ली को एकदम चकनाचूर कर दिया था। जिनके पास कपड़े थे अभी वो बिना कपड़ों के थे, ठीक है, जिनके पास घर थे वो बिना घर के थे, उनके घर बर्बाद कर दिए, लोगों से लूटा, राजाओं से लूटा, मुगलों से लूटा, मतलब जहां से जो मिल सकता था, शहर को जैसे बर्बाद किया जा सकता था, हर एक चीज कर दी गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि लीव किया गया हो, छोड़ा गया हो। राइट, दैट वाज द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो नादिर शाह ने कॉज किया था दिल्ली के अंदर। दिल्ली बच्चों पहले 7 अलग अलग शहरों में डिवाइडेड था, ठीक है, तुगलकाबाद, शाहजहानाबाद, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग 7 सिटीज थे जो आसपास सराउंड करके दिल्ली बनाते थे। तो शाहजहानाबाद का जो शहर था, जनरली पुरानी दिल्ली के आसपास का एरिया, उसको तोड़ ताड़ के एकदम बर्बाद कर दिया था। मतलब आप जाओगे तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि यार ये दिल्ली भी है, ठीक है। तो इस तरीके से लूटा, क्या लूटा, मतलब नेक्स्ट लेवल लूटा है भाई, ठीक है। तो यही एक बहुत बुरी कहानी, और आप इमेजिन कर सकते हो कि बच्चे उस जमाने में कितना प्रॉब्लम होता होगा लोगों को। आजकल तो बच्चे वॉर होती है, लोग कोई लूटता है तो बता के लूटता है ना, बता के लूटता है, मतलब आ जाता है यार न्यूज में लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पहले एक जमाने में अच्छा खासा वुड करके बढ़िया कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हो, कॉर्नफ्लेक्स तो नहीं खाओगे ऑब्वियस सी बात है, जो भी खा रहे हो, पता चला उधर से कोई इन्वेडर आया, लूट के चला गया। कपड़े में बैठे थे तुम, बिना कपड़े के हो गए, तुम्हारे हाथ में जो कटोरा था उसका कॉर्नफ्लेक्स भी गया और कपड़े भी गए, है ना। आप सोचो, मतलब वक्त एकदम से इन्होंने वक्त जज्बात सब पलट दिया। कितना मतलब अजीब होता होगा ना। सोचो आराम से बैठा आदमी खा रहा है मस्त, आहा क्या बात है, बहुत बढ़िया बनाया भाग्यवान, बहुत बढ़िया है, आहा। उधर से इन्वेडर आया, उड़ा के ले गया है, ये क्या हुआ, ना कपड़े बचे ना खाना बचा, ये हुआ क्या। तो भैया बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी उस टाइम पे, पता ही नहीं चलता था कब युद्ध छिड़ गया, कब इन्वेडर आ गए, कब लूटपाट मच गई, कब मार दिया गया। चल रहे हो तुम आराम से, चले जा रहे हो सड़क पे बिना किसी टेंशन के, उधर से पता चला कोई आ रहा है राजा, उसको लगा तुम दुश्मन हो, मार दिया, लो खत्म, कुछ पता ही नहीं चल रहा है भाई। तो इस तरीके की चीजें यार बड़ी कॉमन हो जाती थी कभी कभी। ये नहीं कह रहा हूं कि सब जगह होती थी, बट कुछ जगहों पे हो जाती थी, मतलब बहुत अनसर्टेनिटी थी चीजों को लेकर के। राइट, अब 18th सेंचुरी के टाइम पे जो मुगल एम्पायर था बच्चे, इट स्टार्टेड ब्रेकिंग अप इनटू सेवरल डिफरेंट पार्ट्स, स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू सेवरल डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। और ये जो था बच्चे, जो अलग अलग पार्ट्स बने, इनको हम कहते हैं रीजनल स्टेट्स। राइट, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों, रीजनल स्टेट्स। नाउ इनको हम 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। वी कैन डिवाइड दी स्टेट्स इनटू 3 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं वो, नंबर 1 स्टेट्स, ऐसे स्टेट्स जो पुराने जमाने के मुगलों के प्रोविंसेस थे, मुगलों के हिस्सों, राज्य का भाग थे। फॉर एग्जाम्पल अवध हो गया, बंगाल हो गया, हैदराबाद हो गया। ऑल दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट जो ये स्टेट्स के रूलर थे, इन्होंने अपना नाता रिश्ता जो है मुगल एम्पायर से नहीं तोड़ा था। हालांकि जो इन स्टेट्स के रूलर्स थे उनके पास फ्रीडम थी अपनी मर्जी से अपने तरीके से इन स्टेट्स को रन करने की, बट स्टिल आफ्टर दैट इन्होंने मुगल एम्पायर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे, अच्छे नाते बनाए हुए थे, रिश्ते बनाए हुए थे, स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए हुए थे, तो उसको नहीं तोड़ा था।
दूसरी कैटेगरी उन स्टेट्स की आती है जिनको ठीक ठाक इंडिपेंडेंस मिला था मुगलों के अंदर, जैसे वतन जागीर। वतन जागीर जो थे वो राजपूत के थे, ठीक है। अब राजपूत रूलर्स जो थे बच्चे, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सारे ऐसे राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने मुगल्स के रूल को एक्सेप्ट किया था, बट उस एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं था कि मुगल इनके एरियाज में रूल करेंगे, नहीं। मुगल के बस एक्सेप्टेंस शो की थी, रिस्पेक्ट शो आउट की थी, और उसका रिजल्ट ये था कि भाई उस डील के चलते जो एरियाज थे इसमें पूरा कंट्रोल राजपूत किंग्स का ही था, पूरा कंट्रोल इन्हीं के पास था, ठीक है। तो ऐसे एरियाज को हम वतन जागीर कहते हैं, वतन जागीर ऑफ राजपूत। हालांकि जब मुगलों को जरूरत पड़ती थी, आर्मी सपोर्ट किया, किसी और तरीके की सपोर्ट की, तभी हेल्प आउट कर दिया करते थे, राइट। तो ऐसे बहुत सारे राजपूत किंगडम्स है, राजपूत स्टेट्स हैं जो कि वतन जागीर में आते थे। और लास्ट ग्रुप आता है ऐसे स्टेट्स का जिनका कंट्रोल मराठाओं के पास, सिखों के पास और जाट्स के पास था। तो इनके साइज अलग अलग थे स्टेट्स के, इनकी जमीनों के तौर तरीके अलग थे, राइट। एंड कहीं ना कहीं बच्चों इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को सीख किया था मुगल से, अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी आजादी को छीना था। तो पहले दो स्टेट्स ऐसे हैं जो मुगल से आजाद तो नहीं है, मुगल के एक्सेप्टेंस, मुगल की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन उनके साथ मिलजुल करके बढ़िया तरीके से अपने राज्य को चलाते हैं, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी ऐसा है जहां पे इनको मुगलों का राज्य बिल्कुल पसंद नहीं है, मुगलों का सुप्रीमेसी पसंद नहीं है, इनको सिंपल सी बात, एक ही बात पसंद है, वो ये है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, हम एक स्वतंत्र राज्य चाहते हैं जहां पे ना मुगलों को रिस्पेक्ट शो करनी पड़े, ना ही मुगल्स के लिए किसी प्रकार की सर्विसेज अरेंज करनी पड़े। सो वो हमारा तीसरा ग्रुप है, जाट्स का, सिख्स का और मराठास का। अब इन्हीं को बच्चे हम लोग पार्ट बाय पार्ट एकदम एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करेंगे बंगाल, अवध, हैदराबाद की, फिर हम बात करेंगे राजपूत के वतन जागीरों की, फिर हम बात करेंगे सिख, मराठा और जाट की, और उसके बाद हम लोग करेंगे एल्सवेयर की बात, और फिर करेंगे आपसे लास्ट मुलाकात, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट द ओल्डर मुगल प्रोविंसेस, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, तीन ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत स्टैंड आउट करते हैं, और उसका रीजन भी है बच्चे, उनके जो रूलर्स थे, इंडिपेंडेंट रूलर्स, जैसे बंगाल के हो गए, अवध के हो गए, या फिर हैदराबाद के हो गए, तो अपने आप में काफी मजबूत थे, काफी स्ट्रांग भी थे, ठीक है। दीज आर अवध, बंगाल एंड हैदराबाद, ABH। आओ, भागो, हंसो, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो, आओ भागो हंसो, आओ भागो हंसो, ऐसे करके याद कर लो। दैट इज अवध, बंगाल और हैदराबाद। दैट इज आओ भागो हंसो, दैट इज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। सो दैट वाज फाउंडेड बाय मेंबर्स ऑफ हायर मुगल नोबिलिटी, जो कि बड़े बड़े प्रोविंसेस के गवर्नर थे। अब इन स्टेट्स को फाउंड करने वाले जो थे, अच्छे लेवल के मंत्री थे, मतलब मान लो कि जैसे आज के टाइम के होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, इस लेवल के मंत्री लोग थे, नोबल्स लोग थे। और कहीं ना कहीं बच्चे इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स की फाउंडेशन की थी। तो चलो फाउंडर्स की बात करते हैं बच्चों। जैसे सादत खान ने अवध बनाया था, ठीक है, सादत खान जो थे फाउंडर थे अवध के। मुर्शीद कुली खान आपके बंगाल के थे, और आसफ जहां निजामुल मुल्क थे आपके हैदराबाद के, ठीक है। तो एक बार नोट कर लेते हैं, दैट इज अवध, अवध के हो गए आपके सादत खान, ठीक है। उसके बाद बंगाल आता है अपना, बंगाल के हो गए अपने मुर्शीद कुली खान, बंगाल के हो गए अपने मुर्शीद कुली खान। एंड फिर आता है अपना हैदराबाद, तो हैदराबाद के हो गए अपने भैया आसफ जहां, ठीक है। तो बच्चे ये इनके रिस्पेक्टेड फाउंडर्स हैं, मैं लिख देता हूं आपको। दे आर द रिस्पेक्टेड फाउंडर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो बच्चे कुल मिलाकर के ये पहले जमाने में मुगलों के एक बहुत ही हायर क्लास के नोबल्स भी हुआ करते थे, मंत्री वगैरह भी हुआ करते थे। एंड सम ऑफ देयर दे वर आल्सो वेरी इंडिपेंडेंट रूलर्स एंड वेरी स्ट्रांग रूलर्स ऑफ देयर स्टेट्स। नाउ the point is all three had occupied high mansabdari positions and enjoyed the trust and confidence of emperors, राइट। यानी कहने का मतलब है कि भैया बड़े फेवरेट स्टूडेंट थे, जैसे आपके टीचर्स के कई बार फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं ना स्कूल में। अब मेरे फेवरेट तो तुम सारे हो यार, आई डोंट हैव वन फेवरेट।
तो मेरे फेवरेट तो तुम सारे के सारे प्यारे प्यारे हो, है कि नहीं? पर जैसे टीचर्स के होते हैं ना कुछ एकदम खतरनाक फेवरेट वाले बच्चे, इनको टीचर बहुत ज्यादा पसंद करती है ना, बहुत ही अलग लेवल का, ओपी लेवल का पसंद करती है, तो बच्चे भैया वैसे ही हमारे मुगल एम्परर के फेवरेट वाले थे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आसफ जहां की और मुर्शीद कुली खान की, तो इनका जो जात का रैंक था वो था 7000, और आपका सादत खान का जो जात था दैट वाज 6000। तो जात जो था एक तरीके का रैंकिंग सिस्टम था, ठीक है। हमने पहले ही पढ़ा है मुगल्स वाले चैप्टर में कि जात और सवार के बेसिस पे हम रैंकिंग करते थे, तो जिसका जात ज्यादा ऊंचा होता था, मतलब कंपैरेटिवली हाई लेवल का नोबल माना जाता था, जिसका जात का नंबर ज्यादा होता था उसको हम कहते थे कि भाई वो काफी हाई लेवल का नोबल है, ठीक है, काफी हाई लेवल का मंत्री। तो जात वाज अ काइंड ऑफ रैंकिंग सिस्टम, राइट। चलिए, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि बहुत ही ट्रस्टेड वाले लोग थे, बहुत ही ट्रस्टेड मंत्री वगैरह थे, बहुत ही ट्रस्टेड आप कह सकते हैं नोबल्स थे हमारे किसके, मुगलों के। चलिए अब बात करते हैं बच्चों हैदराबाद की, है ना। लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ हैदराबाद, जिसको फाउंड किया था निजामुल मुल्क आसफ जहां ने, ठीक है। चलिए तो विल स्टार्ट राइटिंग अबाउट हैदराबाद। फाउंडर, फाउंडर का डी एस ऐसी हो गई इसकी, फाउंडर हैं भाई निजामुल मुल्क आसफ जहां, ठीक है। तो इज द फाउंडर ऑफ द स्टेट ऑफ हैदराबाद। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेंबर्स एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर फारूक सियार। तो कौन से मुगल बादशाह के कोर्ट के मेंबर थे ये? कोर्ट मेंबर ऑफ फारूक सियार, ठीक है। तो बेसिकली द कोर्ट मेंबर ऑफ फारूक सियार, तो किसके कोर्ट मेंबर थे भाई ये? फारूक सियार के। नाउ मूविंग ऑन फर्दर अगर हम बात करते हैं बच्चों, ही वाज इंटरेस्टेड फर्स्ट द गवर्नरशिप ऑफ अवध एंड लेटर गिवन द चार्ज ऑफ डकन। तो पहले इनको बनाया गया, फर्स्ट मेड गवर्नर ऑफ अवध, लेटर इन चार्ज ऑफ डेक्कन, ठीक है। नाउ एज द मुगल गवर्नर ऑफ डेक्कन प्रोविंसेस 1720 से 22 के बीच में जो आसफ जहां थे, उन्होंने काफी सारा बच्चे कंट्रोल गेन कर लिया था पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो जब एक गवर्नर थे जिस टाइम पे, ठीक है, उस डेक्कन के, तो वहां पे उन्होंने फाइनेंशियल और पॉलिटिकल सिचुएशन पे, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन पे अच्छा खासा बढ़िया आप कह सकते हैं कंट्रोल जो था वो गेन कर लिया था। नाउ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द काइंड ऑफ सिचुएशंस इन डेक्कन, आप देखिए डेक्कन में जो पॉलिटिकल हालात थे वो काफी ज्यादा गड़बड़ थे, तो उसका बेनिफिट उठा करके, उसका फायदा उठा करके जो हमारे आसफ जहां थे, है ना, उन्होंने क्या किया, पावर्स को अपने हाथ में लिया एंड ही बिकेम द रूलर ऑफ द रीजन, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद फॉर्म कर लिया, ठीक है। तो कैसी कहानी है इनकी बच्चों? बहुत सिंपल है, फाउंडर का नाम लिख लेते हैं। क्या है फाउंडर का नाम? निजामुल मुल्क आसफ जहां। पहले इनके पास क्या थे, कौन से मुगल एम्परर के कोर्ट में थे? कौन से मुगल एम्परर कोर्ट में थे? जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट से भैया, जल्दी से बताओ यार कमेंट सेक्शन में कि कौन से मुगल बादशाह के ये बहुत चाहते थे, यानी फेवरेट स्टूडेंट थे भैया, यानी फेवरेट वाले गवर्नर थे, फेवरेट वाले नोबल थे। जल्दी से बताओ, ठीक है। मैं तुम और चार यार, नाम उनका फारूक सियार, है कि नहीं? तो बहुत सिंपल, मैं तुम और चार यार, नाम मुगल एम्परर का फारूक सियार। तो फारूक सियार के कोर्ट के, मतलब फारूक सियार के दरबार के एक बहुत मेजर नोबल थे, बहुत मेजर मंत्री थे आप कह सकते हैं। और इनको दो ड्यूटीज दी गई। पहले बात तो इनको अवध का गवर्नर बनाया गया, यानी नॉर्दर्न यूपी एंड सराउंडिंग एरियाज का गवर्नर बनाया गया। बाद में इनको भारत के दक्षिण भारत वाले क्षेत्र में भेजा गया, डेक्कन वाले एरिया में भेजा गया, ठीक है। जिसको नहीं पता कि डेक्कन का क्षेत्र कौन सा है बच्चे, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। सर की ड्राइंग आपको पता ही बहुत ही बेकार है, ठीक है। तो अपनी तारीफ, अपनी बेइज्जती अपने ड्राइंग की मैं क्या ही करूं, ठीक है। बहुत ही बेकार ड्राइंग है मेरी, पता है आपको। तो बच्चे ये जो आपका रीजन है ना, ये बेसिकली आपका डेक्कन रीजन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, दिस इज द डेक्कन रीजन। तो पहले इनको अवध वाले रीजन का गवर्नर बनाया गया, फिर इनको डेक्कन का इंचार्ज दे दिया गया। अब जब ये डेक्कन में थे तो उन्होंने वहां के फाइनेंशियल
मैटर्स पे और वहां के पॉलिटिकल मैटर्स पे अपना कब्जा करना स्टार्ट किया, मतलब अपना धीरे धीरे पावर बढ़ाना स्टार्ट किया। बहुत तेज हो रहे हो है ना, ऐसे करके एकदम खतरनाक पावर स्टार्ट की। अब डेक्कन एक ऐसा क्षेत्र था जहां बहुत सारी लड़ाइयां चल रही थी, तो इन्होंने इस पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा उठा करके अपने आप को क्या किया, वहां का रूलर डिक्लेयर कर लिया। स्ट्रॉन्ग आदमी तो था ही, इनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज अच्छी थी, इनकी टैक्टिक्स अच्छे थे। एज अ रिजल्ट भाई हमारे आसफ जहां एक तरीके से दमदार तरीके से वहां पे स्टैब्लिश हो गए, है ना। चलिए, और भी हैदराबाद है हमारे पास, इसके बाद हम लोग अवध पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो आसफ जहां जो थे वो सोल्जर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को लेकर के आए नॉर्थ इंडिया से, एंड वेलकम द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द साउथ। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब क्या था कि इन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मुझे एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बनाना है तो मेरी टीम बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है तो उसके लिए आपकी टीम में एकदम एक से एक नंबर खिलाड़ी होने चाहिए, है कि नहीं। अब 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया जीती तो लीडर इतना औसम था भाई, हमारे लीडर महेंद्र सिंह धोनी सर, इतने अमेजिंग, इतने सुपर, है ना, एकदम जबरदस्त फ्रंट से लीड करने वाले इंसान, जिन्होंने हमेशा भारत को इतने सारे अचीवमेंट्स दिलवाए हैं। उसके बाद वी हैव युवराज सिंह, वी हैव जहीर खान, वी हैव सचिन, वी हैव सहवाग, वी हैव गंभीर, है ना। तो भी इतने सारे स्टार स्टडेड प्लेयर्स थे हमारे, जिनको पता था कि उनका डिपार्टमेंट क्या है। फॉर एग्जांपल गौतम गंभीर सर ने जो इनिंग्स खेली ना भाई वर्ल्ड कप के अंदर, दैट वाज सुपर अमेजिंग यार। जो बिल्डअप किया भाई, जो नेक्स्ट लेवल बिल्डअप किया, इंडिया को मेक श्योर किया कि भारत यार उस स्टेज तक पहुंचे जहां से मैच जीत सके, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप में एक बहुत ही कमेंडेबल एफर्ट है और बहुत ही रिस्पेक्टेड एफर्ट है कि नहीं। तो साथ ही साथ अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं तो वैसे हमारे आसफ जहां को भी इस बात का अच्छे से मालूमात था, इस बात की अच्छी से जानकारी थी, नॉलेज थी कि भैया एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड करने के लिए उसको चलाने वाले लोग भी बड़े मजबूत होने चाहिए। तो ये नॉर्थ से ऐसे सिपाही लेके आए, ऐसे सोल्जर्स लेके आए जिनके आर्मी को और मजबूत कर सके, और ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स लेके आए, कुछ ऐसे मंत्री लेके आए जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट थे, वो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम अच्छे से संभाल सकें। और उन लोग को भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी साउथ इंडिया में, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं करेंगे भैया, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर से बात करेंगे, है ना। तो इन्होंने मनसबदार अपॉइंट किए और उनको जागीरें दी। जागीर मतलब बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, ठीक है। तो आसफ जहां ही ब्रॉट सोल्जर्स, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम नॉर्थ, ठीक, देन gave them jagirs, made them mansabdars। gave them jagirs and made them mansabdars, ठीक है। Although he was still a servant of the Mughal emperor, he ruled very independently without getting any direction from Delhi or without any interference, ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं बच्चे अभी भी मुगल बादशाह के ही से लिंक्ड थे, लेकिन फिर भी उनको कोई कह सकते हो बहुत इंटरफेयर नहीं करता था इनके, आप कह सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में। तो द मुगल एम्परर merely confirmed द डिसीजंस ऑलरेडी टेकन बाय निजामुल मुल्क आसफ जहां। मतलब इतना ज्यादा भरोसा था मुगल बादशाह को निजाम पे कि निजाम ने अगर बोला है तो गलत तो नहीं बोला होगा, है कि नहीं। अगर निजाम ने कोई बात डिसाइड की है तो गलत तो डिसाइड नहीं की होगी। तो इतना ज्यादा ट्रस्ट था निजामुल मुल्क के ऊपर कि भाई कहने को तो ये मुगल एम्परर के अंडर आते थे, कहने को तो मुगल बादशाह के अंडर आते थे, लेकिन फिर भी भैया अपने स्टेट को, हैदराबाद को, ये बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करते थे, बड़े अच्छे तरीके से चला लेते थे। और इतना भरोसा था भाई मुगल एम्परर को कि इनसे पूछते भी नहीं थे कि आपने क्या डिसीजन लिया है और क्या डिसीजन नहीं लिया है, राइट नाउ। अब जो हैदराबाद था उसके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब लड़ाइयां किस किस के साथ थी वो भी देखते हैं एक बार। मराठास के साथ लड़ाई चल रही थी इनकी वेस्ट में, और तेलुगु, यानी तेलुगु वाला जो रीजन है, तमिलनाडु कर्नाटका नीचे वाला जो रीजन है, वहां के कुछ इंडिपेंडेंट चीफ्स थे, इंडिपेंडेंट सरदार थे, इंडिपेंडेंट लीडर्स थे, ठीक है, इनको नायक कहते हैं। तो बच्चे उनके साथ भी कहीं ना कहीं इनका फ्यूड चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था, लड़ाइयां चल रही थी, ठीक है। किस किस के साथ बच्चों? मराठास के साथ, एंड अपार्ट फ्रॉम मराठास, तेलुगु वॉरियर चीफ्स,
जिनको आप कहते हो नायक्स। ठीक है ना। निजामुल मुल्क का एम्बिशन था टू कंट्रोल द रिच टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट पड़ता है भारत के तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो तमिलनाडु वाला रीजन है ना बच्चे, वहां पे आपका पड़ता है कोरोमंडल वाला कोस्ट। ठीक है, नीचे के साइड जाओगे साउथ इंडियन साइड पे, भारत की ईस्टर्न कोस्ट पे। So that was checked by the British, who are becoming very powerful in that region. Now Nizam wanted to control textile producing area areas of Coromandel coast. ठीक है, of Coromandel coast. अब यहां पे इनका मुकाबला चल रहा था किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे थे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। राइट, सो दैट इज हाउ यू कैन से दैट कि भाई हमारा जो हैदराबाद का स्टेट है उसके फाउंडर कौन है बच्चों? फटाफट से बताओ, जल्दी से चार्ट में बताओ कि हु इज द फाउंडर ऑफ हैदराबाद। फटाफट से बच्चों, 4 सेकंड का टाइम है, मैं वेट कर रहा हूं आपका, पक्का वेट कर रहा हूं, जल्दी से, पक्की बात है, पक्की बात है, वेट कर रहा हूं। जल्दी से बताओ कि भाई फाउंडर कौन है आपके हैदराबाद स्टेट का, फटाफट से बताइए। ओके, नाइस नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बच्चों। तो करेक्ट आंसर इज निजामुल मुल्क आसफ जहां। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो आसफ जहां ने क्या क्या किया? पहली बात तो सोल्जर्स लेकर के आया, एडमिनिस्ट्रेटर्स लेके आया नॉर्थ इंडिया से, उनको मनसबदार बनाया, उनको जमीनें दी जिसको आप जागीर कहते हैं। इसके अलावा बच्चे इतना भरोसा था मुगल एम्परर को इनके ऊपर कि इनके लिए डिसीजंस को कभी क्वेश्चन नहीं करते थे, कंफर्म नहीं करते थे। इसके बाद इनकी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे बच्चों, कहीं ना कहीं किसके साथ थे? मराठाओं के साथ थे, और जो तेलुगु वॉरियर चीफ्स हैं आपके, इनको नायक कहते हैं, उनके साथ भी थे। इसके अलावा निजाम का एक और एम्बिशन था, वो चाहते थे कि भारत का जो ईस्टर्न कोस्ट है, तमिलनाडु के आसपास का वाला रीजन बच्चों, बड़ा फेमस था टेक्सटाइल प्रोडक्शन के लिए, कपड़े प्रोडक्शन के लिए, तो वहां को कंट्रोल करना चाहते थे भाई ये। लेकिन वहां पे एक दिक्कत ये थी कि जो ब्रिटिश थे वो भी अपनी पावर जो है वो बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहे थे। राइट, चलिए, तो इसके चलते इनका कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ था भैया ब्रिटिशर्स से। हालांकि इनको हैदराबाद में कहीं ना कहीं बच्चे थोड़ा थोड़ा सपोर्ट इनको बाकी जो यूरोपियन पावर्स थे उनका भी था, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे इनके काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बच्चों अवध की। अवध के जो फाउंडर हैं, ठीक है, वो है आपके बुरहान उल मुल्क सादत खान। इनको सूबेदार अपॉइंट किया गया था अवध में। बुरहान उल मुल्क सादत खान। ठीक है, तो इनको 1722 में गवर्नर कह लीजिए या फिर सूबेदार कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए बच्चे, अपॉइंटेड सूबेदार ऑफ अवध। सूबा बच्चे एक प्रोविंस होता है, समझ लीजिए आज के जमाने का एक स्टेट हो गया। ठीक है, और सूबेदार उस स्टेट का मालिक हो गया, मतलब लीडर हो गया, आज के जमाने का सीएम हो गया जैसे। ठीक है, या गवर्नर हो गया आज के टाइम का। तो इनको 1722 में सूबेदार अपॉइंट किया गया अवध का। अब अवध जो था बच्चे एक बहुत ही प्रॉस्परस रीजन है, मैंने कहा ना अवध जो है आपका यूपी के आसपास वाला जो रीजन है, और ये काफी रिच था अलुवियल सॉइल में। गंगा प्लेन्स का रीजन है, अलुवियल सॉइल अच्छी प्रेजेंट है, यानी खेती बाड़ी का अच्छा चांस है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। राइट, and it had the main trade route between North India and Bengal. Right, very very simple. So अवध के पास दो चीजें थी। पहली बात तो एक बहुत ही फर्टाइल लैंड एरिया था जहां पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर की जा सकती है, अच्छी खासी खेतीबाड़ी की जा सकती है। साथ ही साथ जो बंगाल से ट्रेड रूट कनेक्शन था वो भी भाई अवध के कंट्रोल में था। राइट, तो एक स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। राइट, चलिए, तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द प्रोविंस। तो इनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई कि आप 3 चीजें संभालोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई कि आप 3 चीजों को संभालोगे, दैट इज पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री। ठीक है, तो बच्चे इन 3 चीजों को संभालने की जिम्मेदारी गई बुरहानुल सादत मुल्क के पास। ठीक है,
अब अवध का कोई पूछे आपसे कि इंपॉर्टेंस क्या था, तो अवध के दो इंपॉर्टेंस याद रखने। पहला इंपॉर्टेंस ये था कि अवध लाई करता है गंगा प्लेन रीजन में, जो कि काफी फर्टाइल रीजन है, फार्मिंग के पर्सपेक्टिव से, एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जो बंगाल तक का ट्रेडिंग रूट है उसका भी जो कंट्रोल था बच्चे, वो आपके अवध के पास था। तो दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन। नाउ बुरहानुल मुल्क ने मुगल इन्फ्लुएंस को डिक्रीज करने का ट्राई किया। ठीक है, कैसे ट्राई किया? बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जागीरदार जिनको मुगल ने अपॉइंट किया था। नाउ अब इन्होंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा मुगल्स के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। अब मुगल का इन्फ्लुएंस कब तक बना रहेगा? जब मुगलों द्वारा अपॉइंटेड जो ऑफिसर्स थे, जिनको आप जागीरदार कहते हैं, वो रहेंगे, क्योंकि वो मुगल्स के बहुत लॉयल हैं। तो अगर आप उनको हटाओगे और अपने लोग रखोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए लॉयल होंगे ना कि मुगल्स के लिए। तो इन्होंने दिमाग लगाया, मेंटोस खाई दिमाग लगाया कि भैया एक काम करते हैं, इन जागीरदारों को सबसे पहले हटाया जाए। ठीक है, तो आई जस्ट नॉमिनेट, लाइक बेसिकली मैं यहाँ पे बुरहान लिख रहा हूं। ठीक है, ट्राई टू डिक्रीज मुगल इन्फ्लुएंस स्टेप्स टेकन। क्या क्या स्टेप्स लिए? नंबर वन, रिड्यूसिंग नंबर ऑफ जागीरदार्स। ठीक है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द मुगल्स, जिनको मुगल्स ने अपॉइंट किया है। नेक्स्ट, reduce the size of जागीर and appointed his servants to the vacant positions। ठीक है, मतलब साइज, जागीर क्या होता है? जमीन होता है, पीस ऑफ लैंड है। ठीक है, तो पहले ज्यादा बड़े बड़े जागीर थे और उन जागीरदारों के पास थे जो कि मुगल्स के लॉयल थे। अभी इन्होंने क्या किया कि उनको हटा करके अपने लॉयल लोगों को, जो इनके प्रति बहुत वफादार थे, उन लोगों को यहां पे जागीरें देनी स्टार्ट कर दी, और जागीर का जो साइज था वो भी रिड्यूस कर दिया। राइट, साइज ऑफ जागीर and appointed his loyal servants। and appointed his loyal servants। ठीक है, चलिए, दैट इज वन मोर पॉइंट। नाउ जो जागीरदारों के अकाउंट थे, दे वर चेक्ड, एंड जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स का रेवेन्यू था उसको दोबारा से रीअसेस किया गया बाय द ऑफिशियल्स दैट वर अपॉइंटेड बाय नवाब। तो पहले इन जागीरदारों के अकाउंट्स को कोई चेक नहीं करता था, लेकिन जब से बुरहानुल मुल्क के पास कमान आई, बुरहानुल मुल्क के पास पावर आई, इन्होंने इन जागीरदारों के अकाउंट्स को चेक करवाना स्टार्ट किया, ऑडिट करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, साथ ही साथ कितना टैक्स देना है, कितना नहीं देना है, ये सारी की सारी चीजों का रीअसेसमेंट किया गया बाय द ऑफिसर्स ऑफ नवाब, यानी कि हमारे बुरहानुल मुल्क साहब के जो पर्सनली अपॉइंटेड ऑफिसर्स थे, उन्होंने इसका रीअसेसमेंट करना स्टार्ट किया। नाउ अभी सरकार जो थी अवध की, या कह सकते हैं जो स्टेट था, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन जागीरदार, इन्होंने लोकल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देखा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो लोकल बैंकर्स थे, महाजन, महाजन क्या होते थे उस टाइम पे? मनी लेंडर्स होते थे। ऐसे मतलब ऐसे लोग जिनका व्यापार करके जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, और वो अच्छे खासे ब्याज पे, यानी अच्छे खासे इंटरेस्ट रेट पे पैसा आपको उधार देते हैं, तो उनको हम महाजन कहते थे, लोकल मनी लेंडर्स। तो इन्होंने अपने सोर्सेज ऑफ लोन्स को चेंज करना स्टार्ट किया। तो अगर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं रहेगी मुगलों के ऊपर, तो मुगल हमसे बात कैसे करेंगे भाई? मुगल किस प्रकार की धौंस झाड़ेंगे? नहीं झाड़ पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके मुगल इंटरफेरेंस को, मुगल कह सकते हैं डिपेंडेंस को डाउन करना स्टार्ट किया। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर जागीरदार्स, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मुगल्स टू आस्क फॉर लोन्स, इन्होंने देखा कि जो लोकल बैंकर्स है, जो लोकल महाजन है, उनको पकड़ा जाए लोन्स के लिए। ठीक है, स्टेट यहां पे गवर्नमेंट है बच्चों, डिपेंडेड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स, जिनको आप मनी लेंडर्स कह सकते हैं। मनी लेंडर्स फॉर लोन्स। ठीक है, नाउ
जो राइट टू कलेक्ट टैक्स था दैट वाज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। ठीक है, अब क्या करते थे लोग, पहले क्या था कि भैया सिंपल सी बात है, जिसके पास जागीर है, मुगलों ने जिसको जागीर अपॉइंट करके दे दी, अब उसी के पास उस एरिया से, उस जमीन से टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, वो टैक्स कलेक्शन का जो अधिकार था ऑक्शन कर दिया, यानी बोला कि जो सबसे ज्यादा पैसे देगा इस अधिकार को पाने के लिए, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उसी को ये टैक्स कलेक्शन का अधिकार दिया जाएगा। यानी अगर मेरे पास पैसे हैं और मैं वो ऑक्शन जीत जाता हूं, आईपीएल में ऑक्शन होता है ना, आईपीएल में प्लेयर्स की बोली लगती है ना, जो सबसे ज्यादा प्राइस देता है वो प्लेयर्स को ले जाता है। तो वैसे अभी भाई सिंपल सी बात है, जो जागीरें थी, जो एरियाज थे, जो लैंड थी, उसकी भी इन्होंने बोली लगानी स्टार्ट कर दी। जो ज्यादा पे करेगा वो जो है, बहुत सिंपल सी बात है, उसको टैक्स कलेक्शन का राइट मिल जाएगा। तो ऐसे जो लोग थे जो ये चीजों को खरीदते थे या लेते थे, इनको कहा जाता था रेवेन्यू फार्मर्स या फिर इजारादार्स। ठीक है, तो ये जो रेवेन्यू फार्मर्स थे, इनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता था सरकार को। ठीक है, तो सरकार ने क्या किया, जमीनों की बोली लगाई, जिसने सबसे ज्यादा दाम दिए उसको जमीन दे दी रेंट पे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, कुछ टाइम के लिए दे दी और बोला कि इससे जो भी टैक्स आएगा वो आप कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में सरकार को आपको एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये जिन लोगों को अधिकार दिया जाता था उनको हम कहते थे रेवेन्यू फार्मर्स या फिर इजारादार। क्या बोलते थे बच्चे, रेवेन्यू फार्मर्स या फिर इजारादार्स। ठीक है, अब जो लोकल बैंकर्स थे, दे गारंटीड द पेमेंट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट टू स्टेट, और इन टर्न जितने रेवेन्यू फार्मर्स थे उनको फ्रीडम दिया जाता था टैक्स कलेक्शन में। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो लोकल बैंकर्स थे वो उस चीज को अश्योर करते थे कि ये जो फिक्स सामान है, जो फिक्स्ड कह सकते हैं इनकम देनी है सरकार को, वो फार्मर्स देंगे, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया जाता था। और इसके रिटर्न में जो इजारादार थे या कह सकते हैं जो रेवेन्यू फार्मर्स थे, इनको फुल फ्रीडम दी जाती थी कि आप अपने तरीके से, अपने जरिए से आप दोबारा से जमीन का जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने रेवेन्यूज को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। राइट, तो ये कहलाता है इजारादारी सिस्टम। तो आपसे पूछे कि रेवेन्यू फार्मर्स कौन है, इजारादार्स कौन है, तो अवध के अंदर क्या किया था सरकार ने, जो जमीन थी, जो जागीरें थी, उनको ऑक्शन कर दिया, नीलामी कर दी उनकी, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई, सबसे ज्यादा पैसे देने का वादा किया, उसको वहां के टैक्स कलेक्शन के राइट्स दे दिए गए, और जिनको ये मिले उनको हम कहते हैं इजारादार या फिर रेवेन्यू फार्मर्स। ठीक है, चलो तो बच्चे इन चीज को आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा पॉइंट है, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग बंगाल की। तो बंगाल जो था, इट ब्रोक अवे फ्रॉम मुगल अंडर द कंट्रोल ऑफ मुर्शीद कुली खान। तो मुर्शीद कुली खान जो है एक तरीके से फाउंडर समझ लीजिए बंगाल के। ठीक है, तो मुर्शीद कुली खान, जिनको एज एन असिस्टेंट अपॉइंट किया गया था टू द गवर्नर ऑफ दिस एरिया, उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में बंगाल ने अपनी इंडिपेंडेंस को घोषित किया। ठीक, अब मुर्शीद कुली खान ने जितनी पावर थी भाई, बहुत सिंपल सी बात है, वो जाते ही उन पर्टिकुलर गवर्नर से छीन ली, एंड जितने भी मुगल जागीरदार थे इनको उठा करके इसने उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया, एंड ही ऑर्डर्ड रीअसेसमेंट ऑफ रेवेन्यूज ऑफ बंगाल। रेवेन्यू को इन्होंने कहा कि हम कैश में कलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दैट टू विथ स्ट्रिक्ट पॉलिसीज। तो बहुत सिंपल सी बात है, इन्होंने जो था थोड़ा पॉलिसी को चेंज किया। जब इनको एज एन असिस्टेंट बना के भेजा गया वहां के गवर्नर के प्रोविंस के, जो बंगाल रीजन के जो आपके गवर्नर थे, उनके असिस्टेंट बना के भेजा गया, तो इन्होंने वहां जाके स्ट्रॉन्ग आदमी था, ठीक है, मतलब इसकी पॉलिसी ज्यादा बेहतर थी, इसने वहां पे अपना कब्जा जमाना चालू किया। ठीक है, जितने भी जागीरदार थे उनको सीधा उठा के उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज ये पॉलिसी थी कि उनको ट्रांसफर किया जा सकता था, एंड दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, ठीक है, बाय गवर्नर्स ऑफिस। तो उनको उठा करके इसने उड़ीसा ट्रांसफर कर दिया, और ये बोला कि बंगाल की जितने भी जमीनें हैं उनका दोबारा से असेसमेंट कराया जाएगा, दोबारा से उनकी पॉलिसीज को रिवाइज कराया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ जितने जमींदार हैं उनसे सबसे कैश में पैसा वसूला जाएगा, कैश में जो है टैक्सेस को वसूला जाएगा, रेवेन्यूज को वसूला जाएगा, और जो नहीं देगा उसके साथ स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो की जाएगी। राइट, चलिए अब इसी के साथ क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ रीजनल स्टेट इन 18th सेंचुरी बंगाल देयरफॉर लेड टू चेंजेस अमंग द जमींदार। अब क्या हुआ कि भाई जब बंगाल एज अ स्टेट प्रॉपर एक इंडिपेंडेंट स्टेट फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, तो जमींदारों के बीच में काफी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। जो क्लोज कनेक्शन था स्टेट के बीच में और बैंकर्स के बीच में, दैट वाज वेरी मच प्रेवलेंट इन बंगाल अंडर द रूल ऑफ अली वर्दी खान। तो तीन मेजर नवाब हुए हैं यहाँ पे, एक तो आपके मुर्शीद कुली खान हुए हैं, ठीक है, एक आपके बच्चों मुर्शीद कुली खान हुए हैं, उनके बाद आपके अली वर्दी खान हुए हैं, और जो लास्ट स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं वो थे आपके सिराजुद्दौला।
ठीक है। तो कहने की बात ये है बच्चों कि यहाँ पे भी जो सरकार थी उसने लोकल बैंकर से अभी लोन्स वगैरह अरेंज करना प्रेफरेबल समझा रादर देन आस्किंग विद द मुगल एम्पायर। तो अभी क्या है, जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप अपनी अचीव कर लेते हो तो बच्चे आपको कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है ना। चलिए, और यही केस है इन तीनों स्टेट्स में। तो इन तीनों स्टेट्स के बारे में एक चीज बड़ी कॉमन है। पहली तो ये है कि दो मेनी ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स वर एस्टैब्लिश्ड बाय ओल्ड मुगल नोबल्स, दे वर हाईली सस्पिशियस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ठीक है, कि पहला तो ये है कि भाई जितने भी स्टेट्स थे ये हाईली सस्पिशियस थे ऑफ ओल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफ ओल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल आप तीनों स्टेट्स में देखिए, हैदराबाद, बंगाल और अवध में जो जागीरदारी सिस्टम है ना, उसको काफी कुछ ट्विस्ट किया गया है, तोड़ा मरोड़ा गया है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं थे कि जितने भी पुराने तरीके, तौर तरीके हैं शासन चलाने के, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के, बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो उनमें चेंजेस रिक्वायर्ड है, ये तीनों का व्यू है। सेकेंड इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी है कि देयर मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन डिफर्ड। ठीक है, इनका टैक्स कलेक्शन का मेथड जो था वो अलग था हर एक से। देयर टैक्स कलेक्शन मेथड डिफर्ड। और तीसरा इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रैक्टिस ऑफ इजारादारी सिस्टम। ठीक है, तो ये भी एक और कॉमन है, द प्रैक्टिस ऑफ इजारादारी सिस्टम स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सारे रीजनल स्टेट्स में जो इनके रिलेशनशिप्स थे वो बैंकर्स के साथ ज्यादा, लोकल बैंकर्स के साथ ज्यादा बढ़ रहे थे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों। पहली बात तो टैक्स कलेक्शन मेथड जो है काफी डिफर कर रहा है, इजारादारी काफी तेजी से बढ़ रहा था। और तीसरा जो है इनका रिलेशनशिप है बैंकर्स के साथ और मर्चेंट्स के साथ, वो तीनों स्टेट्स में आपको स्ट्रांगली देखने को मिलता है। राइट, रिलेशनशिप विद बैंकर्स एंड मर्चेंट्स। ठीक है, तो बच्चों कहीं ना कहीं ये तीन ऐसे सिमिलैरिटीज हैं जो आपको तीनों स्टेट्स के अंदर देखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये पुराने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं थे। दूसरा, जिनका टास्क कलेक्शन का मेथड था हर एक का काफी डिफरेंट था। तीसरा, जिनका लोकल बैंकर्स और मर्चेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप था वो तीनों स्टेट्स का बच्चे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई हमारे पुराने मुगल इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, जो मुगलों से ही आगे निकले थे। ठीक है, और मुगलों के एम्पायर से ही टूट के नए नए स्टेट्स बने थे। दूसरी बात करते हैं हम लोग राजपूत के वतन जागीरों की। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट राजपूत के वतन जागीर। तो बहुत सारे ऐसे राजपूत किंग्स थे जिन्होंने मुगल्स के अंडर सर्व किया था, लेकिन प्रॉपर मान सम्मान के साथ, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स पे। एक्सचेंज में इनको अच्छी खासी बच्चों इंडिपेंडेंस दी जाती थी अपने रीजन्स में रूल करने की, जिसको आप कहते हैं वतन जागीर। क्या कहते हैं बच्चों आप इसको? वतन जागीर। राइट, सो यू कॉल दिस एज वतन जागीर। तो ये इनके इंडिपेंडेंट स्टेट से जहां पे ठीक ठाक इनको फ्रीडम थी कि आप आराम से यहां पे रूल कर सकते हैं। नाउ, ये जो इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज थे बच्चों, दे क्लेम्ड द सूबादारी ऑफ रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। ठीक है, तो ये जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज थे, मजबूत राजपूत फैमिलीज थे, इनको कहीं ना कहीं जो सूबेदारी थी गुजरात क्षेत्र की, मालवा क्षेत्र की, वो मिल गई। फॉर एग्जाम्पल, जो राजा अजीत सिंह थे जोधपुर के, ही हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात। एंड जो सवाई राजा जय सिंह थे आपके आम्बेर के, ये मालवा के गवर्नर थे। ठीक है, तो एडिशनली अपने राज्य के तो राजा थे ही थे, इसके अलावा जो इनका इन्फ्लुएंस था वो काफी तगड़ा था, जिसके चलते इनको बाकी अलग अलग राज्यों की भी गवर्नरशिप मिली हुई थी, है ना। जैसे जो जोधपुर के राजा थे वो आपके गुजरात के गवर्नर थे, और सवाई राजा जयसिंह जो थे अंबेर के, वो आपके मालवा के गवर्नर थे। ठीक है, तो एडिशनल बच्चे आप कह सकते हैं कि इनको गवर्नरशिप मिला हुआ था। नाउ, अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो ऑफिसर्स थे बच्चे, इनका रिन्यूअल हुआ या इनका रिवैम्प हुआ या कह सकते हैं पॉलिसीज में चेंज किया गया बाय एम्परर जहांदर शाह इन 1713। 1713 में एम्परर जहांदर शाह ने इस चीज को, इसमें चेंजेस स्टार्ट किए। फॉर एग्जाम्पल, जो नागौर था दैट वाज कॉन्कर्ड एंड एनेक्स टू द हाउस ऑफ जोधपुर। वाइल जो आम्बेर था बच्चे, उन्होंने काफी बड़ा एरिया बूंदी, जो कि कोटा के पास पड़ता है राजस्थान में, उसको कैप्चर किया। ठीक है, जो नागौर है, नागौर भी राजस्थान पड़ता है, नागौर को कॉन्कर किया गया और मिलाया गया जोधपुर के साथ। और बूंदी के आसपास का जो एरिया है बच्चे, वो आम्बेर के जो राजा थे उन्होंने अपने राज्यों में मिलाना स्टार्ट किया। राइट, सवाई राजा जयसिंह ने अपना नया कैपिटल फाउंड किया था जयपुर पे, एंड
इनको सूबेदारी मिली आगरा की इन 1722। ऐसे बच्चे बहुत सारा मराठा कैंपेन्स हुए राजस्थान के अंदर फ्रॉम 1740s, जिन्होंने इन राजपूत किंगडम्स पे कहीं ना कहीं प्रेशर डाला और इनका फर्दर एक्सपेंशन जो था बच्चे कहीं ना कहीं रोक दिया। तो आप ये देख सकते हो कि धीरे धीरे करके भाई जो हमारे मेन राजा थे राजपूत प्रिंसिपैलिटीज के, वतन जागीरों के जो लीडर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे करके अपना इन्फ्लुएंस आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन 1740 से जब मराठास के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और मराठास ने बहुत सारे एरियाज में इन्वेड किया, है ना, आप कह सकते हैं अटैक आउट किया, तो वहां पे जिनका जो पावर था, इन्फ्लुएंस था, वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ। राइट, चलिए, तो वतन जागीरों से बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द सेक्शन। आज की हमारी कहानी का जो तीसरा हिस्सा, यानी सिखों के बारे में, मराठाओं के बारे में और जाट्स के बारे में। ये वो राज्य थे जो सर झुकाने को तैयार नहीं थे, मुगलों को आगे झुकने को तैयार नहीं थे। इनको चाहिए थी अपनी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता के लिए सर कटा सकते थे लेकिन सर झुका नहीं सकते थे। ठीक है, तो इनमें नाम आता है बच्चे सबसे पहले सिख समाज का। तो सिख्स थे बच्चे, एक तरीके से देवर फॉर्म्ड इनटू अ पॉलिटिकल कम्युनिटी बैक इन 17th सेंचुरी। ठीक है, अब जिसके चलते बच्चे जो पंजाब का स्टेट है ना, उसको बिल्डअप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सिक्स ने। नाउ बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां थी जो लड़ी थी भाई गुरु गोविंद सिंह ने अगेंस्ट राजपूत एंड मुगल रूलर्स। तो जो हमारे गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने बच्चे क्या था कि बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी अगेंस्ट द राजपूत एंड द मुगल्स, बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ खालसा। तो खालसा एक मिलिटेंट सेक्ट था, एक तरीके से एक आर्मी थी बच्चे सिक्स की, का फॉर्मेशन हुआ था 1699 के अंदर। ठीक है, तो दैट वाज अ मिलिटेंट सेक्ट। नाउ आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी इन 1708, जो खालसा थे इन्होंने मुगलों का अगेंस्ट रिवॉल्ट छेड़ दी, मुगलों के अगेंस्ट युद्ध छेड़ दिया अंडर द लीडरशिप ऑफ बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर की जो बच्चे कह सकते हैं जो बहादुरी है वो बहुत फेमस है, ठीक है, जाना जाता है उनको अपने लीडरशिप के लिए। तो बंदा बहादुर की लीडरशिप में हमारे जो सिख थे भाई, इन्होंने किसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया? सीधा सीधा मुगलों के अगेंस्ट। नाउ एंड दे डिक्लेयर्ड देयर सोवरीन रूल, सोवरीन मतलब कंप्लीट रूल, बाय स्ट्राइकिंग कॉइन्स। इन्होंने गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह जी के नाम के सिक्के बनाए, अपना रूल स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया, पंजाब को कंट्रोल करना स्टार्ट किया एंड स्टैब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन सतलज एंड यमुना रिवर्स। तो बंदा बहादुर को हालांकि 1715 में कैप्चर करके 1716 में एग्जीक्यूट कर दिया गया था, मार दिया गया था, लेकिन बच्चे फिर भी बंदा बहादुर की लीडरशिप में कहीं ना कहीं जो सिक्स थे दे हैड टर्न्ड आउट टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। तो पहले तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इनको लीड किया था, सिक्स को लीड किया था अगेंस्ट मराठास एंड मुगल्स। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर, बच्चे जो बंदा बहादुर थे, उनकी लीडरशिप के अंदर जो हमारे सिख थे वो और स्ट्रांग होते चले गए और इन्होंने मुगलों के अगेंस्ट जो था एक युद्ध छिड़ा, एक रिवॉल्ट छिड़ा। हालांकि अनफॉर्चुनेटली बच्चे बंदा बहादुर जी को 1715 में कैप्चर किया गया था एंड 1716 के अंदर उनको मार दिया गया था, यानी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लेकिन बाय द टाइम द सिक्स हैड ऑलरेडी टर्न्ड इनटू अ वेरी स्ट्रांग पावर, राइट। अब 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें बच्चों, 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं, तो सिख जो थे काफी स्ट्रांग हो चुके थे। इनके पास बहुत सारे आप कह सकते हैं मजबूत लीडर्स थे, बहुत सारे मजबूत राजा थे, जैसे महाराजा रंजीत सिंह जी, ठीक है, वो अपने आप में बच्चे बहुत स्ट्रांग रूलर थे। तो इन्होंने अपने आप को बच्चे कई सारे बैंड्स यानी कई सारे ग्रुप्स में बांध लिया, जिसको हम जत्था कहते हैं, ठीक है। चलिए, और लेटर ऑन इनको मिस्र के नाम से भी जाना जाता है। तो देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, दैट इज दल खालसा। तो जो एंटायर बॉडी थी, जितनी भी भाई इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, सारी की सारी अमृतसर में मीटअप करती थी, मिलती थी, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिवाली एंड बैसाखी, जिससे कि कलेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकें अबाउट द रेजोल्यूशंस ऑफ गुरु। ठीक है, तो जो जो गुरु ने सिखाया है, जो गुरु ने काम दिए, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं, उसके रिस्पेक्ट में कलेक्टिव डिसीजंस लिए जा सकें, इनको आप कहते हैं गुरमत। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज द गुरमत। तो दैट कैन बी डन। तो इसके लिए भाई अमृतसर में दिवाली और बैसाखी के मौके पे सब लोग मिलते थे। ठीक है, एक राखी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ 20% टैक्स ऑफ द प्रोड्यूस, है ना। तो राखी क्या था बच्चे? राखी एक सिस्टम था जहां पे जो आपके फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है, बाकी किसी भी फोर्सेस के अगेंस्ट में, प्रोवाइडेड इनको 20% टैक्स पे करना होगा। 20% ऑफ द प्रोड्यूस जो है, जो भी कमाएंगे, जो भी मतलब आपका खेतों से कमाएंगे, उसका 20% जो है वो पे करना पड़ेगा भाई सिख फोर्सेस को, राइट। तो इनको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाएगा।
अब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ को इंस्पायर किया था विद द बिलीफ कि भाई सिंपल सी बात है कि उनकी किस्मत है कि वो रूल करें, एक प्रॉपर गुरु के बताए हुए मार्ग से बना हुआ एक राज्य स्थापित करें, एक स्टेट बनाएं जहां पे सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनेज्ड हो बच्चों। तो जिनका ऑर्गेनाइजेशन था दैट हेल्प देम टू पुट अ सक्सेसफुल रेजिस्टेंस टू मुगल गवर्नर्स फर्स्ट, ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चे जो सिख समाज था बहुत स्ट्रांग था, बहुत यूनाइटेड था, और ये यूनिटी के चलते कहीं ना कहीं मुगलों की इन्होंने बैंड बजा दी थी एक टाइम पे, राइट। एंड देन टू अहमद शाह अब्दाली जिसने पंजाब के काफी सारे एरिया को जो था छीन रखा था, एंड द सरकार ऑफ सरहंस फ्रॉम द मुगल्स। तो भाई दो लोगों के अगेंस्ट इन्होंने रेजिस्टेंस प्रूव किया था, पहले तो मुगल गवर्नर्स के अगेंस्ट और दूसरा अहमद शाह अब्दाली के अगेंस्ट, राइट। नाउ खालसा डिक्लेयर द रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन इन 1765। तो खालसा ने अपने, खालसा पंथ जो था, खालसा सेक्ट जो था बच्चे, इन्होंने अपने रूल को सोवरीन कंट्रोल डिक्लेयर किया। सोवरीन का मतलब जब आपके पास पूरा कंट्रोल हो, कंप्लीट कंट्रोल हो, सोवरीन डिक्लेयर किया था बाय मेकिंग अ कॉइन इन 1765, जो इनकी सुप्रीमेसी को दर्शाता है। सिग्निफिकेंटली ये जो कॉइन था इसमें सेम वही बात लिखी गई थी जैसे कि खालसा ने जब बंदा बहादुर के टाइम पे जो ऑर्डर्स इशू हुए थे, बंदा बहादुर जी के टाइम पे जो ऑर्डर्स इशू किए गए थे, खालसा के अंदर जो बातें बताई गई थी, वो सारी की सारी बातें बच्चे इस इंस्क्रिप्शन में लिखी थी, यानी इस कॉइन के ऊपर प्रॉपर्ली लिखी गई थी, राइट। ना जो 18th सेंचुरी की बात आती है बच्चे, तो जब हम 18वीं शताब्दी की बात करते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द 18th सेंचुरी, राइट, तो जो आपके बच्चे सिख टेरिटरीज थी, ठीक है, दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडस टू जमुना, यानी इंडस और जमुना नदी के बीच में एक्सपेंडेबल थी, बट दे वर डिवाइडेड अंडर डिफरेंट रूलर्स। तो इसमें से एक रूलर थे आपके महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सारे ग्रुप्स को रीयूनाइट किया और अपना कैपिटल स्टैब्लिश किया लाहौर के अंदर बैक इन 1799। तो भाई सिख टेरिटरीज अलग अलग थी, इनके अलग अलग रूलर्स, अलग अलग लीडर्स थे। तो आप ये कह सकते हैं कि इंडस नदी से लेकर के भाई जमुना नदी के बीच का जो एरिया था वो आप सिख कंट्रोल कर रहे थे। बट बाद में एक ऐसे लीडर आए इनके बीच में, महाराजा रणजीत सिंह, जिन्होंने अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स को रीयूनाइट किया, एक स्ट्रॉन्ग मजबूत राज बनाया और लाहौर को अपना कैपिटल बनाया बैक इन 1799। और बच्चे जब तक महाराजा रणजीत सिंह थे तब तक आप कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स की हिम्मत नहीं हुई कि भैया पंजाब छीन लें, ठीक है। तो यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द इमर्जेंस ऑफ सिक्स, ठीक है। 5 पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों आपको, ये देखता हूं कि कौन सा बच्चा मेरे को सबसे अच्छा आंसर दे पाता है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो बच्चे आप लोग के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, तो मेरे को यही देखना है कि कौन सा बच्चा सबसे अच्छा आंसर देता है मेरे को इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आप क्लास के बाद बच्चों कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं भाई हमारे वीर शिवाजी के वीर मराठाओं की, है ना। तो जो मराठा किंगडम था दैट वाज अ वेरी पावरफुल किंगडम। शिवाजी, है ना, वीर शिवाजी हमारे, तो इन्होंने बच्चे एक स्टेबल किंगडम बनाया था विद द हेल्प ऑफ पावरफुल वॉरियर फैमिलीज, जिसको आप देशमुख कहते हैं। तो इनकी मदद से इन्होंने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जबरदस्त वाला एक जबरदस्त एम्पायर को स्टैब्लिश किया था, एक जबरदस्त किंगडम को स्टैब्लिश किया था। नाउ पेजेंट पैस्टोरलिस्ट, जो पेजेंट्स थे, पेस्टोरलिस्ट, पेजेंट्स कौन होते हैं बच्चे? फार्मर्स होते हैं, हमने बहुत बार डिस्कस किया इस चीज को। जो आपके पेजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, पेस्टोरलिस्ट थे, यानी कि ऐसे लोग जो गाय भैंस वगैरह चलाते हैं, तो ये एक तरीके से बैकबोन थे आपके मराठा आर्मी के। आफ्टर शिवाजी डेथ जो पावर था मराठा स्टेट में, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फैमिली ऑफ चित्पावन ब्राह्मण्स, जिन्होंने शिवाजी को काफी ज्यादा सर्व किया था, ठीक है, एज पेशवास। पेशवा का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। तो जो पूना था दैट बिकेम द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहला कैपिटल कौन था मराठा किंगडम का, तो दैट वाज पूना। तो जब शिवाजी की डेथ हुई, तो शिवाजी के डेथ के बाद एक मराठा ब्राह्मण बच्चे फैमिली थी, चित्पावन ब्राह्मणों की फैमिली थी। उन्होंने कहीं ना कहीं जो पावर था उसको टेक ओवर किया और मराठास को और स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट किया आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी, ठीक है। तो ये जो मिनिस्टर्स थे इनको हम कहते हैं पेशवास। तो पेशवा वाज जस्ट लाइक अ प्राइम मिनिस्टर, जिसके अंदर एक सर्टेन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, जिसको आप कहते हैं अष्टप्रधान, ठीक है। तो एक पेशवा के पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था, अष्टप्रधान, 8 मिनिस्टर्स का स्पेशल कैबिनेट, स्पेशल काउंसिल। तो इन सारे लोगों की मदद से बच्चे ये लोग एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से भाई रूल कर रहे थे। नाउ पेशवास के अंदर भाई मराठास ने एक बहुत ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया। 1720 से लेके 1761 के बीच में जो मराठा था
उनका एम्पायर बच्चों बहुत ज्यादा एक्सपैंड होना स्टार्ट हुआ, बहुत बड़ा, राइट। इनफैक्ट अगर हम बात करें मालवा और गुजरात की, तो मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया गया था बाय 1720, और 1730 तक जो मराठा किंग थे ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ डेक्कन पेनिनसुला। मतलब आप मान लीजिए कि भैया 1720 तक मुगलों से इन्होंने छीन लिया था काफी हिस्सा दक्षिण भारत वाले रीजन का, मालवा गुजरात रीजन का, और 1730 तक जो मराठा किंग थे, जो मराठा रूलर थे, उनको डेक्कन क्षेत्र का मेजर आप कह सकते हैं रूलर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो इनके पास पूरा राइट था चौथ और सरदेशमुख जो है रीजन में इंप्लाई करने का। चौथ और सरदेशमुख बच्चे दो तरीके के टैक्सेस हैं, वो टैक्सेस क्या हैं अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। तो दे आर द टैक्सेस, चौथ और सरदेशमुख टैक्सेस है। तो इनके पास अधिकार आ गया था कि भाई इन रीजन्स में चौथ और सरदेशमुख को लगा सकते हैं। 1739 के अंदर बच्चों, व्हेन यू टॉक अबाउट 1739, दिल्ली को मराठास ने कॉन्कर किया और इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। तो 1739 पे भाई इन्होंने दिल्ली पे भी कब्जा जमा लिया था, ठीक है। और रैपिड एक्सपेंशन चल रहा था मराठा एम्पायर का इनटू राजस्थान एंड पंजाब इन द नॉर्थ, और इनटू बंगाल एंड ओडिशा इन द ईस्ट, इनटू कर्नाटक एंड तमिल एंड तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ। तो आप ये देख सकते हैं कि एक तरीके से पूरे भारतीय सब कॉन्टिनेंट को कैप्चर करने का पावर आ चुका था मराठास के पास, बहुत स्ट्रांग होते जा रहे थे। दिल्ली कैप्चर किया, दिल्ली के साथ राजस्थान में गए, राजस्थान के साथ कर्नाटका, तमिलनाडु रीजन्स, तेलुगु रीजन्स, बंगाल, उड़ीसा, सारी जगह भी मराठा एम्पायर जो है वो आपका एक्सपांड होना स्टार्ट हो रहा है। नाउ एक्सपेंशन ब्रॉट लॉट्स ऑफ रिसोर्सेस। अब आप किसी चीज को जीतोगे, कहीं की चीज को कैप्चर करोगे, तो डेफिनेट सी बात है बच्चा आपके पास बहुत सारा रिसोर्स भी आएगा, उस एरिया से टैक्सेस आएंगे, उस एरिया के रिसोर्सेस को आप यूज कर पाओगे, जिसके चलते बच्चों इनका जो एम्पायर था वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा था। अब ये जो मिलिट्री कैंपेन्स थे दैट मेड ऑल द अदर रूलर्स हॉस्टाइल टुवर्ड्स मराठास। अब बहुत सिंपल है कि अगर मैं आपके घर पे आके कब्जा कर लूं, आपको भगा दूं, तो आप तो मेरे से दुश्मनी हो गई। अब जिन जिन रीजन्स को मराठास कैप्चर करते जा रहे थे, अपने एम्पायर में मिलाते जा रहे थे, वहां के जो लीडर्स थे, वहां के जो रूलर्स थे बच्चों, मराठास के अगेंस्ट टर्न करते जा रहे थे। तो एज अ रिजल्ट दे वर नॉट इंक्लाइन टू सपोर्ट मराठास ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761, जो कि लड़ी गई थी मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली। तो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों कि ये जो रूलर्स थे ये बिल्कुल भी मराठास के सपोर्ट में नहीं थे, क्योंकि इनके एरियाज को भाई मराठाओं ने कॉन्कर किया था। इसलिए जब 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, उस टाइम पे दे वर नॉट रेडी टू सपोर्ट द मराठास अगेंस्ट अहमद शाह अब्दाली, राइट। एंड कहीं ना कहीं जब मराठास हारे हैं 1761 के अंदर बच्चों, उनकी पावर जो है धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो गई। तो दैट वाज अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर इन मराठा हिस्ट्री। मराठाओं का बच्चों जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं एफिशिएंट था। रेवेन्यू डिमांड्स वर इंट्रोड्यूस टेकिंग द लोकल कंडीशंस, यानी जगह के हिसाब से, जगह की लोकल कंडीशंस के हिसाब से टैक्सेस को चूज किया जाता था, टैक्सेस को जनरेट किया जाता था। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया बच्चे, साथ ही साथ जो ट्रेड थी उसको रिवाइव किया गया। मराठा कैंपेन्स इनटू मालवा इन 1720 did not challenge the growth of the cities and prosperity of the cities, यानी मराठास ने जब मालवा पे कब्जा किया, जब मालवा पे अटैक किया, तो वहां के जो शहर थे उनमें लूटपाट मचाने वाला कोई सीन नहीं था भाई, ठीक है। उनकी जो प्रगति थी, उनकी जो उन्नति थी, उसको हैम्पर नहीं होने दिया। अटैक किया, कॉन्कर किया, लेकिन उसकी ग्रोथ को, उसकी उन्नति को, प्रगति को, उसको रुकने नहीं दिया। तो यहां आती भैया एथिक्स की बात, ठीक है। नादिर शाह लूट लाट के चले गए भाई, है ना, वहां लोगों को बर्बाद कर दिया, बट मराठास ने ऐसा कुछ नहीं किया, ठीक है। सिंपल सी बात है, आए, कैप्चर किया, लेकिन प्रॉस्पेरिटी को मेंटेन रखा, राइट। नाउ इसके चलते जो मराठा चीफ्स थे इनको सरदार्स कहा जाता है। जैसे सिंधिया हो गए, ग्वालियर के सिंधिया हो गए, ठीक है, गायकवाड़ हो गए बड़ौदा के, नागपुर के भोंसले हो गए। तो अलग अलग बच्चे रीजन्स के अलग अलग चीफ्स थे, फैमिलीज थे जो इन एरियाज को रूल कर रहे थे, ठीक है। कौन कौन से फैमिलीज हैं? ग्वालियर में सिंधिया फैमिली है, गायकवाड़ है बड़ौदा के अंदर, भोंसले हैं नागपुर के अंदर। तो इन्होंने भैया बहुत सिंपल सी बात है, जो रिसोर्सेस थे कहीं ना कहीं उनको यूज करके पावरफुल आर्मीज जो है वो जनरेट कर ली। अब मराठा कैंपेन्स इनटू द मालवा इन 1720s डिड नॉट चैलेंज द ग्रोथ। चलें, उज्जैन को एक्सपैंड किया गया था भाई सिंधियास के अंदर। तो सिंधियास जो थे बच्चों कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं एमपी के अंदर बड़े प्रेवलेंट थे, और साथ ही साथ इंदौर के अंदर जो है होलकर फैमिली बड़ी प्रेवलेंट थी। तो इन सारे मराठा जो चीफ्स थे, अलग अलग मराठा फैमिलीज थे, इनके अंडर में, इनके लीडरशिप में जो एरियाज थे बच्चों कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से ग्रो किए हैं, राइट। एंड साथ ही साथ इनका रिसोर्सेज यूज करके बच्चों जो मराठास थे उन्होंने एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया। अब कहीं ना कहीं बच्चे बहुत सारे नए ट्रेड रूट्स भी आने स्टार्ट हो गए, जिनको
मराठास कंट्रोल कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल जो सिल्क प्रोड्यूस की जाती थी चंदेरी में, अब उसको एक नया सेंटर मिल गया पूना के अंदर, जो कि मराठाओं का कैपिटल था। बुरहानपुर जो कि अर्लियर पार्टिसिपेट क्या करता था आगरा और सूरत के बीच का ट्रेड में, नाउ एक्सपैंडेड इट्स एरिया टू इंक्लूड पूना एंड नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट। तो मतलब आप ये कह लीजिए जो ट्रेड सेंटर्स पहले छोटी छोटी जगहों पे फैले थे, अभी काफी एक्सपैंड हो गए। चंदेरी सिल्क बड़ी फेमस है बच्चों, चंदेरी सिल्क की साड़ियां बड़ी फेमस है, तो चंदेरी सिल्क का जो ट्रेड है अभी और एक्सपैंड होकर पूना तक पहुंच गया। बुरहानपुर का ट्रेड एक्सपैंड होकर के बच्चों पूना, नागपुर, इलाहाबाद, यहाँ यानी इसको आप प्रयागराज कहते हैं, यहां तक एक्सपैंड हो गया। तो कहीं ना कहीं जो ट्रेड सेंटर्स थे, जो पुराने ट्रेड सेंटर्स थे, दे एक्सपैंडेड इनटू न्यू वंस, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दो टैक्सेशंस की। तो दिस चौथ एंड सरदेशमुख, दीज आर द टैक्सेस, ठीक है, जो कि मराठा कलेक्ट करते थे। चौथ है 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू, 25% है लैंड रेवेन्यू का, ठीक है। 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू that was claimed by zamindars in the Deccan, this was collected by marathas। तो डेक्कन रीजन में इसको कौन कलेक्ट करता था? मराठास कलेक्ट करते थे, ठीक है। इसके अलावा बच्चों बात करता हूं सरदेशमुख की। सरदेशमुख था आपका 9 to 10% ऑफ लैंड रेवेन्यू, ये एडिशनल टैक्स है चौथ के अलावा, जिसको पे किया जाता था टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ डेक्कन। ठीक है बच्चे, दो तरीके के टैक्सेशन देखने को मिलते हैं अपने को चौथ और सरदेशमुख। चौथ में क्या है, जो 25% लैंड रेवेन्यू है, ठीक है, उसको पे किया जाएगा मराठास को डेक्कन क्षेत्र के अंदर। एडिशनली एक और टैक्स है सरदेशमुख, इसमें 9 से 10% जमीन का जो रेवेन्यू है उसको पे किया जाएगा जो चीफ हेड कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर था डेक्कन का, उसको। तो ये दो तरीके के टैक्सेस भाई मराठास आपके कह सकते हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं कलेक्ट करते थे, राइट। चलिए कहानी मुझे पता है बच्चों आपके साथ बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी लास्ट पार्ट बचा है, लास्ट के 5 मिनट साथ दे दो, उसके बाद पक्का तुम्हें पॉपकॉर्न खाने की इजाजत है, ठीक है। तो जाट्स की बात करते हैं बच्चों। अदर स्टेट्स के तरीके, जाट्स एक ऐसे स्टेट है बच्चे जिन्होंने अपनी पावर को काफी कंसोलिडेट किया था लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में। लेट 17th एंड 18th सेंचुरी में अपनी पावर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं बच्चे आप कह सकते हैं कि कंसोलिडेट किया। तो इनके एक लीडर थे चूरामन करके बच्चों, तो चूरामन बड़े फेमस हुए हैं, ठीक है। तो चूरामन जो थे इनके, ही वॉज अ वेरी फेमस लीडर ऑफ जाट्स। दे एक्वायर्ड कंट्रोल ओवर टेरिटरीज टू द वेस्ट ऑफ दिल्ली, ठीक है। एंड बाय 1680 इन्होंने जो दिल्ली और आगरा के बीच का क्षेत्र था उसको डोमिनेट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से भैया ये वर्चुअली मतलब आप कह सकते हैं बाहर बाहर से आगरा के एक तरीके से आप कह सकते हैं ना गाइड्स बन गए थे, आप कह सकते हो आप आगरा के गार्जियंस बन गए थे, ठीक है। तो कुल मिला के बाद ये जो राजा चूरामन थे उनके अगेंस्ट भाई उनके टाइम पे बहुत सिंपल सी बात है बच्चों, 17-18वीं शताब्दी में जो जाट साम्राज्य था, जो जाट किंगडम था, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, काफी मजबूत हो गया था, और धीरे धीरे करके दिल्ली आगरा वाला जो सेक्शन है इस पे इनका कंट्रोल जमना स्टार्ट हो गया था। जाट्स एक्चुअली बच्चे प्रॉस्परस फार्मर्स थे, आप कह सकते हैं स्टार्टिंग इनकी ऐसे हुई थी कि भैया दे वर द रिच फार्मर्स, राइट, दे वर द प्रॉस्परस फार्मर्स, है ना। और कहाँ रहा करते थे बच्चों? पानीपत, वल्लभगढ़, ये हरियाणा का एरिया पड़ता है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि अराउंड हरियाणा के जो रीजन्स हैं वहां से बिलोंग करते थे, तो दे वर द रिच फार्मर्स अराउंड हरियाणा। पानीपत हो गया, वल्लभगढ़ हो गया, राइट। सो बच्चे इंपॉर्टेंट एरियाज बन गए ट्रेडिंग सेंटर्स के जहां पे जाट्स का डोमिनेशन था। साथ ही साथ सूरजमल एक और बड़े खूबसूरत मतलब एक बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग राजा हुए हैं बच्चे जाट्स किंगडम के। तो इन्होंने भरतपुर राजस्थान में जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम अपना एस्टैब्लिश किया, ठीक है, सूरजमल जी ने। तो जब नादिर शाह ने दिल्ली पर अटैक किया 1739 के अंदर, बहुत सारे ऐसे मतलब दिल्ली के लोग थे जिन्होंने भरतपुर में जाके शरण ली थी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इनके जो बेटे जवाहर शाह थे, है ना, उस टाइम पे जो राजा थे, had 30,000 ट्रूप्स ऑफ ए सून। और इसके अलावा 30,000 के अलावा इन्होंने कितने और हायर किए थे? ठीक है, 30,000 के अलावा बच्चे इन्होंने 20,000 मराठा और 15,000 सिख ट्रूप्स को भी जो है मुगलों के अगेंस्ट लड़ने के लिए हायर कर रखा था। तो आप ये कह सकते हैं कि भैया जो हमारे जाट्स थे उनके खुद के पास 30,000 की सेना थी, 30,000 के अलावा 20,000 मराठाओं 15,000 सिख्स का सपोर्ट लिया था इन्होंने टू फाइट अगेंस्ट द मुगल्स। दिल्ली में जब नादिर शाह ने अटैक किया तो बहुत सारे लोग भाग करके जो है कहां आके छुपे थे? भरतपुर वाले एरियाज में, और जाट्स के जो किंगडम्स थे इन एरियाज के अंदर।
भरतपुर पोर्ट को बच्चे एक बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में बनाया गया है। कभी भरतपुर राजस्थान जाइएगा तो उसका जो भरतपुर फोर्ट है, ठीक है, उसको जरूर से देख करके आएगा। वहां पे एक बर्ड सेंचुरी भी है। तो भरतपुर जो है फोर्ट है बच्चे बहुत ही खूबसूरत स्टाइल में बनाया गया है बच्चों। एंड साथ ही साथ जाट्स ने एक बड़ा खूबसूरत सा गार्डन पैलेस भी बनाया है जहां पे स्टाइल्स को इंस्पायर किया गया है अंबेर और आगरा से। तो इनकी जो बिल्डिंग्स थी बच्चों कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आप दैट वाज अ मिक्सचर ऑफ यू कैन से राजपूत आर्किटेक्चर प्लस लिटिल बिट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ऐसी बहुत सारी खूबसूरत जबरदस्त वाली बातें आपको देखने को मिलेंगी, राइट। चलिए, तो जिन सूरजमल की मैं बात कर रहा था, तो सूरजमल जो है मोस्ट पावरफुल रूलर थे। ही वॉज द मोस्ट पावरफुल वन, मोस्ट पावरफुल रूलर थे आपके इन टर्म्स ऑफ द जाट किंगडम, राइट। तो बच्चे इन्होंने कहीं ना कहीं जाट स्टेट को भरतपुर आज जो राजस्थान में पड़ता है वहां पे एकदम कंसोलिडेटेड फॉर्म में क्रिएट किया था ड्यूरिंग 1756 1763, ठीक है। आपके बुक का ही पार्ट है ये, कुछ बाहर से नहीं है बच्चों, ठीक है। नाउ द एरियाज अंडर पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ सूरजमल बेसिकली इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है सूरजमल के राज्य में? आपका ईस्टर्न राजस्थान, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं ईस्टर्न राजस्थान, राइट। ईस्टर्न राजस्थान के अलावा साउथ हरियाणा, सदर्न हरियाणा का जो पोर्शन था, ठीक है, सदर्न हरियाणा ये वाला जो पोर्शन है बच्चों ये भी इंक्लूड करता है। आपका यूपी हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, यानी नोएडा गाजियाबाद वाला एरिया, ठीक है, वेस्टर्न यूपी हो गया आपका। देन आपका दिल्ली हो गया। तो ये मेजर एरियाज थे बच्चे जो कहीं ना कहीं सूरजमल के राज्य में आते थे। एंड बहुत सारे ऐसे फेमस फोर्ट्स हैं जो उन्होंने बनवाए हैं, जैसे लोहागढ़ का किला हो गया, भरतपुर का किला हो गया। सो इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर ऑफ द जाट डायनेस्टी ऑफ द जाट किंगडम, राइट। चलिए, अब इसी के साथ बच्चों आखिरी अंतिम समय पे आते हैं, बिल्कुल लास्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो दुनिया में 18वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? देखिए, सबसे जबरदस्त हुआ था वो था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ था आपका 1789 के अंदर, और इसने कहीं ना कहीं राजाओं की नींव हिला के रख दी थी। 3 आइडियल्स जो हैं वो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने हमको दिए हैं। कौन कौन से आइडियल्स हैं? लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। कहने का मतलब है बच्चों, लिबर्टी यानी कि फ्रीडम, इक्वालिटी यानी कि समानता, फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड। तो ये 3 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आते हैं फ्रांस के अंदर से। तो बच्चे कहीं ना कहीं बहुत सारे टाइप के सिस्टम्स 18th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड में जनरेट हो रहे थे। द कॉमन पीपल जो थे बच्चों उनको पावर्स नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस के अंदर जो कॉमन लोग थे वो सारे टैक्सेस देते थे, बाकी मंत्री वगैरह सारे मजे लेते थे, सारे बेनिफिट्स एंजॉय करते थे। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ही बच्चों ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत प्रेवलेंट था। जैसे अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस हुए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे जो मिडिल क्लासेस थे, सैलरीड क्लासेस थे बच्चों, फार्मर्स थे, उन्होंने वहां के जो प्रीस्ट हुआ करते थे, चर्च के जो पादरी हुआ करते थे, जो मतलब क्रिश्चियनिटी के जो फादर वगैरह होते थे, उनके अगेंस्ट, और साथ ही साथ वहां के जो मंत्री थे उनके अगेंस्ट बच्चों फाइट किया था, राइट। तो इनको लगता था कि भैया किसी को भी बर्थ के बेसिस पे कह सकते हैं कि बिल्कुल राइट्स नहीं देने चाहिए। तो यहां पे लोगों ने इसी बात के लिए फाइट किया था, अपने अधिकारों के लिए फाइट किया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी बच्चे आप लोग क्लास 9th में ही पढ़ोगे, बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। तो एक छोटा सा सिनॉप्सिस मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। तो बच्चे फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, जिन्होंने 3 मेजर आइडियल्स आप कह सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दिए थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसको एसेंस मानते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, राइट। तो इनका यही मानना था कि भाई सबके लिए समान अधिकार होने चाहिए, सबके लिए लॉज इक्वल होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज इक्वल होनी चाहिए, और किसी को बर्थ के बेसिस पे जो है यहाँ पे बेनिफिट्स नहीं दिए जाने चाहिए। तो जो आइडियल है सिटीजनशिप का, नेशन स्टेट का, डेमोक्रेसी का, ये कहीं ना कहीं बच्चे फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफी ज्यादा इंस्पायर होकर के आपको भारत में भी देखने को मिलता है। चलिए, तो इसी के साथ बच्चों एंड अप करते हैं भाई हमारा आज का जबरदस्त वाला टॉपिक, आज का जबरदस्त वाला सेशन। बहुत सारा टाइम आज मैंने आपका ले लिया। जैसे मैं कहता हूं भैया पढ़ाई मजेदार होनी चाहिए, लेकिन हिस्ट्री है बाबू मोशाय तो थोड़ी तो लंबी जाती है ना। तो इसी के साथ बच्चों आपके लिए जो क्वेश्चन है उसको कमेंट सेक्शन पे आंसर करिएगा, और कुछ डाउट्स हो तो जरूर से बिल्कुल आंसर करिएगा बच्चों, कमेंट करिएगा, ठीक है। मेरी मुलाकात होगी बच्चों आपसे आगे, एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरे को दीजिए इजाजत, बाय बाय बच्चों, स्टे ट्यून्ड विद PW, बाय।